बात करते हैं कमाई का अड्डा की और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन हर्ष था। जो हमने सुबह ही बात की थी कि बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉब्लम है और आज भी अगर आप देखिए क्लियरली इट्स निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। निफ्टी एक तरफ रेजिलिएंट, बैंक निफ्टी इस समय डे लो पर और बहुत ही कमज़ोर इस समय बैंक निफ्टी। इनफैक्ट 0.7% नीचे, अब 321 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑब्वियसली बहुत बड़ी तेज़ी है। तो वो जो एक क्लियर कट अप्रोच है कि मिड कैप पर फोकस करिए, स्मॉल कैप पर फोकस करिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। निफ्टी में भले ही थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन मिल जाए और मिड कैप इंडेक्स ने फिर नया हाई बनाया है। देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा किस तरीके से रहने वाला है। खासतौर से बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 3 बजे वो मूव आता है या नहीं आता है, और क्या ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है, क्या यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आएगा बैंक निफ्टी या नीचे जाएगा। इन सब पर नजर रहेगी हमारी लास्ट के 1.5 घंटे। इनफैक्ट आज का सेशन वाकई काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बात करते करते अब 300 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आता हुआ। और निफ्टी अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक्स को हटाकर इतनी ख़राब स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी डिसेंट मूव्स स्पेशली फार्मा लेड काउंटर्स में देखने को मिले हैं। तो सवाल यही है अनुज, कंसिडरिंग हम निफ्टी में 18,794 तक पहुंचे और वहां से अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे दिखाई देंगे। ये अगर हम 3 PM ऑनवर्ड्स के मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो क्या आज का डे हाई क्रॉस हो जाए वही काफी होगा या फिर उससे ज्यादा की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, जो ऑप्शंस की रेंज थी सुबह जो हमने डिस्कस की थी वो थी 18,670 से 18,780। करेक्ट। हम रहे हैं ब्रॉडली उसी रेंज में। ऊपर 18,780 का 790 तक गए, नीचे हम 680 के बजाय 710 से घूम गए। तो निफ्टी ने उस ऑप्शंस रेंज को बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। और ये कल जिस तरीके से ऑप्शंस बिके थे, कॉल्स और पुट्स दोनों, वो क्लियर हो गया था सुबह आज की ये दोनों ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाएंगे। और 18,700 के करीब अगर आप खरीद रहे हैं, 18,800 के करीब आप बेच रहे हैं, तो एक अच्छी ट्रेड आज मार्केट ने दी। आज मार्केट ने दोनों ट्रेड दी। सुबह एक बार लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दी, उसके बाद हायर लेवल से एकदम जोरदार स्लिप भी दिखाई आपको। मुझे लग रहा है 3 बजे एक ज़बरदस्त मूव पॉसिबल है मार्केट में। आप जरा 18,800 की कॉल और 18,700 की पुट लेकर आइए, ये दोनों आपको बता देंगे किस तरीके का मार्केट एक्शन इस समय पॉसिबल है। 18,800 की कॉल और 18,700 की पुट दोनों ऑलमोस्ट अब राइटर्स ने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया दोनों को। 4 रुपये आ गई कॉल और 8 रुपये 9 रुपये आ गई पुट। इन दो में से कोई एक मुझे लग रहा है कि शायद एक आपको इंटरेस्टिंग 3 PM मूव देगी, लेकिन वो 3 PM के करीब ही उसकी कॉल लेंगे। अब आज ये बैंक निफ्टी पर देखिए, बैंक निफ्टी पर आज हमारी अप्रोच बहुत क्लियर थी। 43,850 टूटे तो पुट ले लीजिए और 44,125 निकले तो आप कॉल ले लीजिए। 43,850 टूटते ही एक बार जरा इंट्राडे का बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, उसकी सिग्निफिकेंस समझा जाता हूं मैं, क्योंकि वहां पर अगर आपने तुरंत पुट लिया होता 43,800 का तो वो एक अच्छा मूव बना होता। देखिए 43,850 टूटते ही यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस थे, इसीलिए मैंने 43,850 चुना था, क्योंकि ये कल के लो से थोड़ा नीचे था प्लस ऑप्शंस का बेस था। तो 43,850 को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी था, वो नहीं डिफेंड हुआ। उसके टूटते ही 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया और वो उस ऑप्शन ने ज़बरदस्त काम किया। बैंक निफ्टी मुझे कमज़ोर लग रहा है इस समय, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी भी बैंक निफ्टी में अभी पोजिशनल शॉर्ट नहीं इनिशिएट हुआ है। अभी भी आप इंट्राडे शॉर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली आपको कमा के दिया होगा, पोजिशनली अभी भी शॉर्ट जनरेट नहीं हुआ है। वो जनरेट कब होगा? अगर आप 43,500 के नीचे बंद होने लग गए तो। और एक और चीज़, बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप एक बार जरा, और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्यों यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीकनेस आ रही है। और ये प्रॉब्लम होती है बैंक निफ्टी के साथ क्योंकि इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है ये। HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक गिरने को सिर्फ 0.8% गिरा है, लेकिन ड्रैग कर रहा है 113 पॉइंट। ICICI बैंक गिरने को सिर्फ 0.8% गिरा है, लेकिन ड्रैग कर रहा है 98 पॉइंट से बैंक निफ्टी को। कोटक ने 66 पॉइंट का ड्रैग दिखाया। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। अगर आपने वो 43,800 की पुट ले ली है तो मेरे ख्याल से अपना स्टॉप लॉस अब आप ट्रेल कर लीजिए और हर आधे घंटे में उसको ट्रेल करते रहिए। 3 PM पर यहाँ पर भी एक शार्प मूव आएगा। हो सकता है 3 PM वाला मूव उल्टी साइड पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, क्योंकि सबने शॉर्ट किया होगा। हो सकता है 3 PM पे कवरिंग भी आ जाए, वो भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली वीक है। लेकिन इन सब के बीच में ना एक चीज़ जो क्लियर है, फोकस आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स पर होना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार ट्रेड्स बन रही हैं। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स 35,000 पहुंचने वाला, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। जी, हम काफी तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट पूरे ऊपर मिड कैप इंडेक्स, और देखते ही देखते निफ्टी बैंक अब 380 पॉइंट गवा चुका है। तो प्रेशर तो डेफिनेटली वो बैंकिंग काउंटर्स पर बनता दिखाई दिया है। चलिए आपके लिए इन ट्रेंडिंग काउंटर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स पेश करते हैं जहां पर
इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। गेनर्स देखिएगा कौन कौन से हैं आज के दिन। तो अपोलो हॉस्पिटल और इस पर जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद हमने देखा अच्छी तेजी। आज फार्मा स्पेस में जमकर खरीदारी हुई है। डॉक्टर रेड्डी सुबह में इसकी चर्चा कर रहे थे, डीवीज लैब भी रेडार पर था, सिप्ला भी रेडार पर था। तो खुलने के साथ ही इन सभी काउंटर्स में खरीदारी की पोजीशंस कायम है। 2 से 3% का इजाफा। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग कल बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला था, आज क्लियरली एक अच्छा फॉलो थ्रू है, 5% के गेन्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो एक स्पॉटलाइट शेयर रह चुका है, आज फिर स्पॉटलाइट में है ट्रेडर्स के, 4% के गेन्स। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC भी वो स्टॉक्स जो हमने आपको सुबह में स्पॉट करके दिए थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव्स, अच्छी खरीदारी, अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हो रही है। लेकिन जो नहीं चल रहा है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है? उन स्टॉक्स में हमने देखा है लार्जली हैवीवेट बैंक्स है, अनडाउटेडली हर टिक के साथ हम देख रहे हैं इंडसइंड जैसे स्टॉक्स में दबाव बनता हुआ। और यहाँ पर हमने देखा था कंट्रीब्यूशन में RBL, बंधन बैंक जैसे ट्रेड्स, क्लियरली सेल साइड की पोजीशंस। विप्रो है सेल साइड में, आज करीब 1.5% का नुकसान यहाँ पर भी देखने को मिला। इनफैक्ट सुबह में आपको याद होगा मेंशन कर भी रहे थे, TCS लार्जली एक्स डिविडेंड हुआ है, तो उसको हटाकर देखेंगे तो इन्फी, विप्रो, इन सब में भी कुछ अंश मुनाफा वसूली के देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय मार्केट की स्थिति। और 400 पॉइंट देखते ही देखते निफ्टी बैंक गवा चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली वो बड़ा ड्रैग देखने को मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, साफ सूख गया। 43,574 एकदम से बात करते करते करीब 60-70 पॉइंट गए हर्षदा यहाँ पर। और वो जो कंट्रीब्यूशन प्लेट था वो उसमें आप देखेंगे HDFC बैंक ने एकदम से ऐड कर दिया। 0.88 था वो 0.96 बन गया एकदम से। जो सबसे बड़ा ड्रैग HDFC बैंक का था, देखिए वो एकदम से 130 पॉइंट बन गया। और ICICI बैंक जो 90s में था वो 115 पॉइंट बन गया। तो इन दोनों स्टॉक्स में खासी वीकनेस है। ये एक्सपायरी मूव भी हो सकता है, वैसे हो सकता है कि सिर्फ एक्सपायरी की वजह से प्रेशर आया हो। एक बार वो 43,800 की पुट लेकर आइए जरा, और वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत शानदार मार्केट ने आपको मूव दिया। और जैसे ही वो 43,850 क्लियर हुआ, वहाँ से वो मूव शुरू हुआ। 43,800 की पुट अब इस समय 235 रुपये, मतलब 339% जंप प्रीमियम में। और जब 43,850 ब्रेक हुआ तब ये पुट रही होगी करीब मेरे ख्याल से 70 या 80 रुपये के करीब। और वहाँ से देखिए क्या शानदार मूव इस पुट ने आपको दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें आप, तो वो ठीक ठाक ट्रेड मिल गई होगी आपको। और अब नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें जो आपको 3 बजे मिलेगी। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलना शुरू करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि इस सेल ऑफ को स्पेशली निफ्टी बैंक के कैसे पढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ ऑफ कोर्स JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता है, इनसे आज हम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल्स पर प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रुचित जैन और सुदीप शाह है। 220 पर फिर आज फोकस PVR आइनॉक्स पर रहेगा। कल याद रखें आदि पुरुष रिलीज होने वाली है और इस बारी हमने देखा है कि कलेक्शन से खासी उम्मीद है। इस पर एलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी को जोड़ेंगे। फिर 2:30 बजे क्या चल रहा है में फुटसी की जो रीबैलेंसिंग के डिटेल्स हैं उस पर रोशनी डालेंगे यतिन के साथ। 240 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे। मानस जायसवाल बताने वाले आज का FNO सुपरस्टार। रुचित जैन से समझेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता बताएंगे। तो 45 पर आज थोड़ा जल्दी हम अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी को जोड़ेंगे कार्यक्रम में। फिर 3 बजे से डीलिंग रूम का चेक, BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ये सब लाइंड अप है, लेकिन पहले जरा मार्केट का हाल और जरा कुछ कॉल्स ली जाएं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए इस समय की ट्रेड, बाय या सेल? आई थिंक आई गो फॉर बाय। और गुड आफ्टरनून टू यू। और लगता है सिप्ला पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा मोमेंटम है, बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है 998 पर। 1000 का ये आंकड़ा है, लगता है ये पार कर लेगा और 1015 तक जाने की पूरी संभावना है। सिप्ला स्टॉप होगा 990। सिप्ला बाय। ओके तो बाय साइड का ट्रेड क्लियरली एक डिफेंसिव मूव है। सिप्ला डिफेंसिव काउंटर्स आज चल रहे हैं। 1015 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड भी फार्मा स्पेस से है। लुपिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लुपिन के अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर हाई टॉप साइड बॉटम्स का ट्रेंड तो था ही, लेकिन अब स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो लुपिन में खरीदारी करेंगे। 824 के स्टॉप लॉस से आप लुपिन में खरीदारी कर सकते हैं। 850 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 830 वाला कॉल ऑप्शन लुपिन का, वहां पर आप खरीदारी करिए। 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 16 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 28 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके लुपिन तो क्लियरली फार्मा में मोमेंटम है।
सिप्ला पर कॉल मिली, लुपिन पर कॉल मिली। सुबह से अपोलो हॉस्पिटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, शानदार मूव इस समय फार्मास्यूटिकल स्पेस में। जाइडस लाइफ यहाँ पर अच्छा मूव रहा है काफ़ी। डॉक्टर रेड्डीज डे हाई पर, लॉरस लैब्स डे हाई पर बहुत। एल्केम लैब्स क्लियरली आज फार्मा पर फोकस है। प्रशांत सावंत को जोड़ लेते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेंगे आप? जी अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। इप्का लैब्स मुझे अच्छा लग रहा है, 723 पे चल रहा है। यहाँ पे 714 714 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 740 से लेके 745 तक। ओके, तो 740 से 745 तक तेजी। तो सिप्ला, लुपिन, इप्का, क्लियरली फार्मा स्टॉक्स की तरफ ही रुझान बढ़ता हुआ। आशीष चतुर्मोता, आफ्टरनून। बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? अच्छा, उनको अब आई थॉट जुड़ गए थे आशीष। फटाफट जोड़िएगा, तब तक रुचित से बात कर लेते हैं। रुचित, 3 फार्मा के ट्रेड्स आपके रेडार पर भी फार्मा साइड ही का पिक है या फिर कुछ और? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल ऑलरेडी 3 पीक अगर फार्मा के आ गए हैं तो आई थिंक मैं कोई दूसरे सेक्टर से सिलेक्ट करूंगा। आईटी स्पेस में एलटीआई माइंट्री एक ब्रेकआउट देने के वर्ज पर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इंस्पाइट ऑफ आईटी ओवरऑल एज ए सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, भाई ये स्टॉक ने अपने 20 दिन के ईएमए पे काफी अच्छा सपोर्ट कल भी लिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लिया। तो यहाँ पे एलटीआई माइंट्री करंट लेवल्स पे 5015 के आसपास खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4950 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 5100 के आसपास के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, वेल और क्या चल रहा है? आईडीएफसी क्या बोलें इसके बारे में? शानदार मूव फिर से, अब 107 क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर। उसके अलावा फार्मा में मोमेंटम है, हमने जैसे कहा। एबट में भी अब मूव एक, हालांकि काफ़ी हाई टिकट स्टॉक है ये। लुपिन अब 838 840 के करीब बड़े मूव्स इस समय आपको विजिबल हैं इन स्टॉक्स में। दालमिया भारत, आई थिंक दालमिया भारत पर हैशटैग कल शायद कॉल ली गई थी चैनल पर सुबह। आशीष चतुर्मोता ने कॉल ली थी, हाँ बिल्कुल। तो अगर आशीष जुड़ गए तो उनसे ज़रा फॉलो थ्रू हो जाओगे। चलिए जुड़ेंगे आशीष थोड़ी देर में, तो उनसे ये फॉलो अप भी लेंगे। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए अब एक बार ज़रा स्टॉक स्क्रीन पर। गोदरेज कंज्यूमर डे हाई पर 1080 यहाँ पर, और बाकी काफ़ी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ठीक ठाक है मामला। सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जिसने बिगाड़ा एक्चुअली मूड। अदरवाइज अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप क्लियरली आपको विजिबल होगा कि इट्स मेनली बैंक निफ्टी स्टॉक्स जिनकी वजह से ये ड्रैग आ रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन्फोसिस का थोड़ा ड्रैग है, लेकिन आईटीसी में मूव। मानस, आईटीसी क्या तैयार हो रहा है फ्रेश अप मूव के लिए, फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले भी इस पे मेरी नजर थी। ऐसा लग रहा था कि अब शायद ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि उसके बाद फिर से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन इस पे कोई डाउट नहीं है कि इसका जो अंडरटोन है वो बहुत ही बुलिश है। अब केवल 1 या 2 दिनों में ये 450 के लेवल्स को ब्रीच कर सकता है। तो अगर पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली आईटीसी में आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 442 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं 465 रुपए के आसपास, क्योंकि जब 450 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 15-20 रुपए का मूव तो बहुत ही जल्द आईटीसी में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली आईटीसी में बनती हुई। मोमेंटम तो है अनडाउटेडली। ये पूरा एफएमसीजी या फिर कंजम्पशन स्पेस एक हॉट फेवरेट के तौर पर उभर कर आया है। अच्छा, आज मैं सुबह में देख रही थी कि ब्रिटानिया 5000 को छूने के बाद 4960 4980 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। नेस्ले में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट, और सुबह में नेस्ले की हम बात कर रहे थे यहाँ पर सौरभ मुखर्जी से। गाबा साहब, पर ब्रिटानिया पर एक व्यू देंगे क्या? 5019 आज का डे हाई था, विच इज़ लार्जली 52 वीक हाई। अब अगर कोई ट्रेड नहीं लिया है या लेना चाहता है रादर, उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या मौका है? मौका तो है, लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए। 5000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, राउंड फिगर है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई है। और जब 5000 पहुंचा है तो थोड़ा ऑन द वे अप, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका। अब अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, टाइम वाइज या प्राइस वाइज। तो थोड़ा अगर रुकते हैं तो अच्छा रहेगा 2-4 दिन, और या तो फिर लो लेवल्स मेरे करीब 4800 के आसपास, वहां पर एक डेफिनेटली एक बाय बनता है। थोड़ा करेक्शन आए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं आता है तो फिर लेट्स सी इफ इट टेक्स ऑफ द हाई, आज का हाई अगर पार कर लेता है तो फिर एक बाय वहां पर बनती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन हो। ओके, अच्छा, अब जरा थोड़ा टाइम मैं बैंक निफ्टी पर स्पेंड करना चाहता हूँ फिर से। हर्षदा, 43,535, अब 450 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी
के साथ इशू क्या है, पिछले 3-4 दिन से ये इशू हो रहा था बैंक निफ्टी का कि वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको सस्टेन, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक, और अब उसके नीचे आ गया, अब कंफर्टेबली नीचे उसके। अब 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका प्लेस्ड है वो 43,133 पर प्लेस्ड है। तो अगर 43,500 आज टूट गया और अगर आज हम उसके नीचे बंद हो गए, हालांकि एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, सेकंड हाफ में लास्ट आवर में रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगर नहीं आई रिकवरी और 43,500 के नीचे अगर हम बंद हुए तो 43,100 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक का स्कोप यहाँ पर ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। इसके लिए थोड़ा सा, और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली लीडरशिप पॉकेट है, तो यहाँ पर इस तरह की करेक्शन थोड़ा सा, मतलब कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से क्यों बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। क्या सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है या कुछ और है? दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक अब है 929 पर, और इसकी 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस थी 944 पर, तो 20 डे ब्रेक किया है इसने। 50 डे प्लेस है इसका 923 पर, और अगर 50 डे डिफेंड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बाद अगला सपोर्ट इसका आएगा 888 पर आईसीआईसीआई बैंक का। तो क्लियरली बैंक निफ्टी में इस समय थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर। मानस, एक बार आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, इस डिप को बाय करें या फिर थोड़ा वेट करें? आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज बीच हुए हैं, एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो 930-932 के रेंज में एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। तो अब शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 920 पहला टारगेट होगा और उसके बाद शायद आपको 908 रुपए तक के भाव भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अभी इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक या तो डोमिनोज, या पूरा बैंकिंग पैक वैसे या तो डोमिनोज की तरह गिर रहा है, या फिर अगर आपने जेंगा खेला होगा तो एक थोड़ा सा भी लूज हो जाता है तो चांसेस होते हैं कोलैप्स होने के। वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। परसों प्रेशर कोटक ने डाला था, फिर कल एक्सिस की बारी थी, आज आईसीआईसीआई बैंक को लीड ले रहा है। बिल्कुल। वो जेंगा मैं अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ, कभी नहीं हरा पाता मैं उसको, और वो 9 साल की है, पता नहीं कैसे वो हर्षदा कुछ ना कुछ उसको पता होता है कि वो हरा देगी मेरे को, मतलब वो जो आपने सिंस बात छेड़ दी तो इसके लिए, और वो मतलब मैं खूब कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हरा पाता उसको, वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है जुगाड़। अब आजकल निफ्टी बैंक में वैसे ही जेंगा के ब्लॉक्स की तरह ही स्टॉक्स निकाले जा रहे हैं। अच्छा प्रशांत, एक बार इंडसइंड वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक ये बताइए, क्योंकि कोटक अपना काम कर रहा है मार्केट को ड्रैग करने का, इंडसइंड बैंक आज सुबह से ही काफी ज्यादा कमजोर है। इन दोनों में क्या वर्स कौन सा है, कौन सा अब ज्यादा हादसे की तरफ बढ़ रहा है? जी हर्षदा, मुझे लग रहा है इनफैक्ट इंडसइंड बैंक एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोटक एक्सट्रीमली चॉपी चल रहा है, मुझे लग रहा है वहां पे एफर्ट और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा, बट इंडसइंड बैंक शायद एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये जो डिप है, तो यहाँ पे अगर हम खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि करीबन 1275 1280 के नीचे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख के हम खरीद सकते हैं। 1275 लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ से ये बाउंस करे, जस्ट ये टच हुआ है 20 दिनों के एवरेज पे, यहाँ से अगर ये बाउंस करे तो फिर से हम करीबन 1330-35 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंडसइंड बैंक एक अच्छे सपोर्ट पे आया है, तो यहाँ पे खरीदारी लॉजिकल होगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, फिर एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो आज सुबह से काफ़ी रेडार पर रहा है हमारे, पीवीआर आइनॉक्स। लंबी गिरावट के बाद पीवीआर आइनॉक्स में अब कुछ समय से अच्छा एक्शन दिख रहा है। 2-3 मूवीज़ ने ठीक ठाक काम किया है, शेयर एक महीने में करीब 10% से ज़्यादा उछला है। कल मेगा फिल्म आदि पुरुष रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये पठान की कलेक्शंस को भी टेस्ट कर सकती है। रिसेंटली फिल्म जो ज़रा हट के ज़रा बच के आई थी उसने भी रीजनेबल परफॉर्मेंस दिखाई थी, हालांकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था उस पिक्चर से। क्या फॉर्चून्स बदल रहे हैं पीवीआर के, और क्या आने वाली तिमाहियों में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इलारा सिक्योरिटीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तोरानी जुड़ गए हैं। करण, गुड आफ्टरनून। प्रॉब्लम रही है पीवीआर के साथ कि ब्लॉकबस्टर मूवीज़ तो आ रही हैं लेकिन वो एक आध होती हैं, उसके बाद पूरा एक लल पड़ जाता है और फिर कुछ एक आध स्लीपर हिट आती है जैसे केरला स्टोरी टाइप्स, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं है बॉक्स ऑफिस पर। क्या आप थोड़े से बेटर संकेत मिल रहे हैं? हाय अनुज, गुड आफ्टरनून। तो अगर हम पीवीआर की बात करें, आई थिंक डेफिनेटली जो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में हुआ था, वहां पे सिर्फ पठान पिक्चर एक चली थी और दूसरी पिक्चर एक रणबीर कपूर की मूवी थी तू झूठी मक्कार, वो चली थी। उसके अलावा सारी जो बड़े पिक्चरें थी उन्होंने 50 करोड़ से भी नीचे का कलेक्शन किया था। उसके कंपैरिजन में अगर हम ये क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर थोड़ा रिस्पाइट दिखता है,
बट अगेन ऐसा कुछ बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिखता है, बिकॉज अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हमारे हिसाब से ऑक्यूपेंसी लेवल्स या सेम स्टोर फुटफॉल्स की अगर हम बात करें वो 25 से 30% नीचे ही दिखेंगे, बिकॉज इस क्वार्टर भी आई थिंक द केरला स्टोरी को छोड़ के कोई बड़ी पिक्चर चली नहीं है। अभी आई थिंक अगले 2 हफ्ते के लिए आई थिंक आदि पुरुष के एक्सपेक्टेशंस काफी रोबस्ट है, तो अगर वो चल जाती है तो थोड़ा ऑक्यूपेंसी को रिस्पाइट आएगा। बट ये आदि पुरुष और केरला स्टोरी का परफॉर्मेंस और जरा बस्ती का थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जोड़ने के बाद भी आई थिंक फुटफॉल्स 25% नीचे रहेंगे प्री कोविड लेवल से ऑन अ सेम स्टोर और सेम स्क्रीन बेसिस। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि कंसिस्टेंटली कंटेंट नहीं चल रहा है। महीने में अगर एक पिक्चर या 6 हफ्ते में अगर एक पिक्चर चलती है तो इससे सिनेमा की ऑक्यूपेंसी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर हम प्री कोविड की बात करें, ये मर्ज कंपनी की ऑक्यूपेंसी 31 से 32% के आसपास थी और आज की तारीख में आई थिंक ये 23-24% के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अगर हमको ऑक्यूपेंसी लेवल 30% तक लेके जाना है या इवन 28% तक लेके जाना है, कंसिस्टेंटली हिंदी फिल्म्स को अच्छा करना होगा इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए। पुरुष से फिर एक्सपेक्टेशन क्या है करण, कंस्ट्रिंग इसको लेकर एक अच्छा खासा हाइप क्रिएट किया हुआ है। इनफैक्ट जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि क्या ये पठान को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। ओपनिंग डे यानी कि कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और रफली किस तरह के फीलर्स आपको मिल रहे हैं जब आप ऑन ग्राउंड बात करते हैं? मेरे ख्याल से ओपनिंग डे में ये 70 से 90 करोड़ के बीच में नेट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू करेगी अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, और लाइफ टाइम बेसिस पे मेरे ख्याल से ये 350-400 करोड़ के आसपास जाएगी डोमेस्टिक नेट बॉक्स ऑफिस। आई डोंट थिंक ये पठान को टक्कर देगी क्योंकि इसका ओपनिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज पिकअप होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज पठान एक अलग टाइप की मूवी थी, वहां पे शाहरुख खान का कमबैक हुआ था ऑलमोस्ट 3 या 4 साल के बाद। ये पिक्चर की अगर हम बात करें, ये पिक्चर का रन टाइम भी 180 मिनट्स है, तो जनरली क्या होता है कि जब रन टाइम ज्यादा होता है तो भी फुटफॉल्स पे इम्पैक्ट आता है। बट नॉनदलेस अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, लास्ट 3 महीने की बात करें, पठान के अलावा कोई बड़ी पिक्चर चली नहीं है। केरला स्टोरी एक छोटी बजट की पिक्चर थी, तो आदि पुरुष विल बी द नेक्स्ट फिल्म आफ्टर पठान, जो एक बड़ी बजट की पिक्चर है और जो एक अच्छा रीजनेबल परफॉर्मेंस दिखा सकती है। बट आदि पुरुष इज जस्ट नॉट अनदर फिल्म, ये रामायण पर स्थित स्टोरी है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग अगर सिर्फ सिनेमा फैनेटिक्स हैं तो किस तरह से इफेक्ट्स का यूज है उसके लिए जाएंगे, लेकिन श्रद्धा के लिहाज से भी लोगों के बीच बहुत चर्चित रही है फिल्म उस पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर वो साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस भी एक्टिवली प्ले करेगा क्योंकि जो स्टार है वो ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार है सदर्न इंडिया में, उसका कितना योगदान रह सकता है। और लार्जली क्योंकि हमने देखा ऑफ लेट पीवीआर आइनॉक्स ने सदर्न मार्केट में एक अच्छा खासा एक्सपैंड किया है, चाहे वो बैंगलोर में हो या फिर दूसरे स्टेट्स में हो, उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? तो पहली चीज ये है कि अभी ये ट्रेंड हमेशा के लिए रहेगा कि नॉर्थ और साउथ के स्टार साथ में काम करेंगे। हमने ये ट्रेंड देखा था आरआरआर में, जहाँ पे आलिया भट्ट का एक गेस्ट अपीयरेंस था। अगर हम बात करें ये मूवी की, यहाँ पे हॉलीवुड, यहाँ पे मतलब बॉलीवुड और साउथ की दोनों के एक्टर एक्ट्रेसेस साथ में हैं। अगर हम फिल्म जवान की बात करें, जहाँ पे शाहरुख खान है, वहां पे भी साउथ के एक्टर्स है उनके साथ। सो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड एक आगे चल के ट्रेंड चलता ही रहेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है, आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर सिर्फ हिंदी का एक्टर है तो मे बी वो साउथ में अच्छा नहीं कर पाता, सिर्फ हिंदी सर्किट में अच्छा कर पाता है। अगर साउथ का एक्टर है तो वो साउथ में अच्छा करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हिंदी में अच्छा नहीं कर पाता है। सो आई थिंक अगर आपके पास दोनों एक्टर साथ में आते हैं तो एक मूवी की एक सुपर पावर जैसी बन जाती है कि आपका टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही हमको आदि पुरुष में भी देखते मिलेगा। और अगर हम श्रद्धा की बात करें, डेफिनेटली इसके वजह से ये ओपनिंग इतनी स्ट्रांग है, जो 70 से 80 करोड़ 80-90 करोड़ का जो नंबर है नेट बॉक्स ऑफिस, आई डोंट थिंक पहले ये किसी मूवी ने किया है। आई थिंक ये जो नंबर्स है ये आरआरआर, केजीएफ, पठान जैसे नंबर्स को टेस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग डे। बट वेदर ये सस्टेन कर पाएगा वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पीपल विल गो इन लार्ज नंबर्स और नॉट वेदर टू वॉच दिस फिल्म, एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अगर हम बात करें साउथ मार्केट की, आई थिंक ये साउथ मार्केट की एक्सपेंशन की स्टोरी पिछले 2 साल से चल रही है। आई थिंक मर्जर की अगर हम बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट सिनर्जी इन द मर्जर की अगर हम बात करें इज एक्सपैंडिंग इन साउथ मार्केट। मेरे हिसाब से तकरीबन आई थिंक 40 से 45% इनका जो भी नया स्क्रीन ग्रोथ आ रहा है वो साउथ मार्केट में ही आ रहा है। सो साउथ मार्केट ग्रोथ स्टैंड पॉइंट से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट शेयर, अगर हम बॉक्स ऑफिस मार्केट नंबर्स की बात करें, हिंदी में ये मर्ज कंपनी का मार्केट शेयर 40 से 45% है। साउथ में इनका मार्केट शेयर सिर्फ 12 से 15% है। तो वहां पे बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ से इनका मार्केट शेयर साउथ में बहुत मल्टीप्लाई हो जाए।
बट साउथ मार्केट में एक चीज है कि साउथ मार्केट डायनेमिक्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वहां पे डिपेंडेंसी सिंगल स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर्स ज्यादा अलग है, वहां पे टिकट प्राइस आपकी कैप है। तो अगर हम ऑपरेटिंग मेट्रिक्स की बात करें तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी वाइज साउथ मार्केट इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जैसे कि हिंदी मार्केट होता है, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी बहुत कम है, क्योंकि हिंदी का जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। सो एक्सपेंशन जरूर हो रहा है, इनिशिएटिव ज्यादा है कि मार्केट शेयर वहीं पे आएगा, ग्रोथ वहीं पे आएगा, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ भी वहीं से आएगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा साउथ मार्केट पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, बिल्कुल करण, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ये एक बिल्कुल सही ट्रेंड है जहाँ पर नॉर्थ और साउथ स्टार्स साथ में काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है वॉर 2 का, जहाँ पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साथ में आएंगे, तो वो एक मूव। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, हश्ता इंट्राडे में 43,500 ब्रेक किया हमने, 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है बैंक निफ्टी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो यतिन ने शेयर की है, ब्लूमबर्ग पे आई थी ये। आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे इसका कि अब मार्केट के लिए अब सबसे बड़ा ट्रिगर एक्चुअली मॉनसून होगा। और मॉनसून, क्योंकि हम इतना डिपेंडेंट है मॉनसून को लेकर, शायद आज ये कंसर्न रही है, क्योंकि 15 जून तक की जो रेनफॉल है वो 51% बिलो नॉर्मल है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि अगर आप डिलेड शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 15 जून तक तो ऑब्वियसली बिलो नॉर्मल होगा। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार डिलेड आया मॉनसून, आ गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बैठ रहा है वो जरूरी होगा। तो ये 51% ऑब्वियसली 51% नहीं रहेगा, धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इसको अब थोड़ा सा इंप्रूव होना जरूरी है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सेंट्रल रीजन में फॉर एग्जांपल 73% बिलो नॉर्मल, तो ये ऑब्वियसली कुछ सोइंग रीजंस भी हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। और आई एम श्योर साइक्लोन का भी इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो हवाओं से, जो भी अगर बादल आ भी रहे थे वो भी कुछ मूव हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है। आज तक खैर हम में से कोई भी मेट एक्सपर्ट नहीं है, तो शायद उस कॉन्फिडेंस से हम ना कह पाए। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि आगे जाके ये बड़ा क्यों बनने वाला है। फेड इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह वगैरह, ये सब मार्केट एक तरीके से प्राइसिंग कर चुका है, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इसके लिए इसका ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से 43,528 इस समय। आशीष चतुर्मोता भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए किस स्टॉक पर नजर रहेगी आपकी, और आज इस वीकनेस को किस तरीके से देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो आपने कहा, बिल्कुल ये सब जो रिलेटेड कंसर्न है, मॉनसून रिलेटेड कंसर्न है, उसको मार्केट थोड़ा सा प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट सेक्टर रोटेशन बहुत ही अच्छी तरह से देखने को नजर आ रहा है, और शायद ये बाजार जो है वो कहीं ना कहीं जो बड़ा पैसा बना रहा है वो सेकेंड रन नेम्स में ज्यादा बनाएगा, और वही ट्रेंड पिछले 3 महीने से बना है, मुझे लगता है वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो शायद लार्ज कैप स्पेस थोड़ा सा स्लो डाउन या एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहे, बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली है वो वहीं पे काफी अच्छा इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आएगा। तो ये तो पहला हमारा व्यू है बाजार के अंदर में। सेकंड, हम जो स्टॉक्स पे बात करें तो पहले तो एक डिस्क्लोजर की, कल भी हमने एक स्टॉक की बात की थी, डालमिया भारत की। उसको स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं, हमने इसको रिकमेंड किया था। 2300 रुपए तक की एक अपसाइड जैसे कि हमने बात की थी नजर आती है। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अभी भी प्रॉमिसिंग है। तो बस इस पे एक अपडेट यही रहेगा कि ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया मंथली चार्ट्स का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर 2300 की बजाय अब मुझे लगता है शायद 2300-2350 तक की जगह भी डालमिया भारत में बनेगी। और आज जो स्टॉक हमने हमारे इस शो के लिए रिकमेंड कर रहे हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल। अगेन डिस्क्लोजर की स्टॉक हम ओन करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और आप इसका अनिश देखेंगे वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अपोलो हॉस्पिटल में आया है। और ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्टॉक को मुझे लगता है 5500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाता हुआ नजर आएगा। तो ये अपोलो हॉस्पिटल पे एक हमारी लॉन्ग की रिकमेंडेशन रहेगी। फंडामेंटली हम देख रहे हैं 2019 से 2023 में बेड कंसोलिडेशन पूरे हॉस्पिटल स्पेस में रहा, बट अब जिस तरह का केपेक्स, नया केपेक्स हॉस्पिटल की रिलेटेड कंपनीज कर रही है नए बेड कैपेसिटी एडिशन को करने के लिए, उसकी वजह से मुझे लगता है एक बहुत ही थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया वो लाइन, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल टॉप पिक्स में शामिल। इनफैक्ट आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई थी अपोलो हॉस्पिटल और बाकी इस हॉस्पिटल स्पेस पर, जहां पर उन्होंने यही कहा जो आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए अब ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑप्टिमल लेवल्स पर है, और
अब जरूरत है एक्सपेंशन की, और यही ज्यादातर कंपनियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। अपोलो पर ओवरवेट का कॉल जेपी का है, 5950 के आसपास का टारगेट। फोर्टिस पर वो ओवरवेट है, 355 का टारगेट। मेदांता जो एक फेयरली न्यू लिस्टिंग है, न्यूट्रल का व्यू है, लेकिन 710 का टारगेट उनकी तरफ से आया है। तो लार्जली पूरा पैक है जहां पर इंटरेस्टिंग मूव्स आने की उम्मीद जेपी मॉर्गन की तरफ से है। आशीष, आई नोटेड ऑल योर पॉइंट्स कि आपने कहा एक तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स बेहतर होते हुए एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। आपका टारगेट क्या रहेगा अपोलो पर? जी, तो जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म लक्ष्य तो मैं 5500 रुपए की तरफ देख रहा हूं हर्षदा, पर जिस तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बन रहा है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 6000 की ट्रेजेक्ट्री आने वाले 3 से 5 महीनों के अंदर में दिखा दे तो एक अच्छी अपसाइड दोनों ही शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो ये बात होगी अपोलो हॉस्पिटल्स की शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा करेक्ट हुआ है एक्चुअली, वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं है, थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स पर भी प्रेशर आया है। लेकिन प्रेशर है आज आईसीआईसीआई बैंक में, खासा प्रेशर है। अब 928 जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे और 50 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब, 924 इनफैक्ट इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो वहाँ भी क्लियरली ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी ये स्टॉक जा रहा है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर है। और निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं नहीं, बारिंग अपोलो हॉस्पिटल्स और कुछ हद तक डीवीज लैब्स। इन दो स्टॉक्स को छोड़ दें तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं स्टॉक्स में। और स्टॉक्स जो डे लो बना रहे हैं वो काफ़ी हैं। उसमें अब इन्फोसिस जोड़ दीजिए, आप टाइटन जोड़ दीजिए। टाइटन सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन अब इसमें वीकनेस आ गई है। और बाकी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय डे लो पर हैं। फुटसी इंडेक्स की कल से होगी रीबैलेंसिंग और कई शेयरों के वेटेज में बदलाव होगा। इस रीबैलेंसिंग से कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो होगा, किन स्टॉक्स पर फोकस होगा, ये सारे डिटेल्स लेकर एज यूजुअल यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कल आखिर के आधे घंटे में एफटीएससी की रीबैलेंसिंग होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है ये टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे इनफ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेट बेसिस पे खरीदारी देखने को मिल रही है। सबसे पहले लार्ज कैप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से लार्ज कैप्स में इन्फ्लो हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, करीब यहाँ आपको 500-550 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिमिलर इन्फ्लो रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा विप्रो, पीएनबी, बजाज फाइनेंस में हल्के फुल्के आपको बाय फ्लोज आते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ये जो 5 नाम है यहाँ सबसे मैक्सिमम आउटफ्लो है। हाँ, एक बात आपको अग्री करनी पड़ेगी कि एमएससीआई जितना बड़ा एफटीएससी का रीबैलेंसिंग नहीं होता, लेकिन अगले 5 स्टॉक्स देखिए जहां सबसे बड़ा इन्फ्लो आपको दिखेगा। वरुण बेवरेजेस, अदानी ट्रांसमिशन, ग्लोबल हेल्थ केयर यानी मेदांता, पिरामल फार्मा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो 5 नाम है यहाँ आपको औसत 200-300 करोड़ के बीच की बाइंग फ्लो आती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टॉक 4000 रुपए के लेवल से 800 रुपए तक चला गया था। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में सेल फ्लोज थे, लेकिन एफटीएससी में खरीदारी है। मेदांता का स्टॉक नए रिकॉर्ड हाइस पे है। ऑब्वियसली शायद ये जो फैक्टर इन कर रहा है कल की खरीदारी, उसको लेके एक्साइटमेंट, क्योंकि 20 लाख शेयर्स का इन्फ्लो है। और पिरामल फार्मा, ये भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 80 रुपए से 90 रुपए की जर्नी हुई है पिछले थोड़े दिनों में। और यहाँ करीब 1 करोड़ शेयर्स की आपको बाइंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा है, लेकिन हाँ यहाँ भी काफी इंटरेस्टिंग फ्लोज हैं। फ्लिप साइड पे कौन से शेयर्स में सेलिंग फ्लो है, तो आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस, इन तीनों में सेल फ्लोज रहेंगे। बहुत ही माइनर सेल फ्लोज हैं, लेकिन हाँ आईटी स्टॉक्स 2-3 दिनों से प्रेशर में है, तो शायद ये प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचयूएल, इन दोनों काउंटर्स में भी हल्की फुल्की सेलिंग आपको दिखाई पड़ रही है। नेट इन्फ्लोज ही है, लेकिन जो 5 मिड कैप्स हमने डिस्कस किए, शायद वहां थोड़ा बहुत आखिर के आधे घंटे में कल एक्साइटमेंट रह सकती है। तो उन मिड कैप काउंटर्स पर ही मार्केट की एक्साइटमेंट आजकल निर्भर है, वरना दिग्गजों में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो इंटरेस्टिंग नाम इनफैक्ट यतिन ने लिए, जोमैटो, मेदांता, ये स्टॉक्स वैसे भी हमने देखा है तेज़ी के खिलाड़ी रहे हैं। इनमें से कोई, अपोलो पर तो आपकी राय एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है आशीष, लेकिन जोमैटो पर क्या व्यू है? क्योंकि जोमैटो रफली अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर टिका हुआ है। जी, तो हर्षदा लास्ट वीक हमने इस पे भी चर्चा की थी और तब हमने डिस्क्लेमर भी बता दिया था कि ये 2 स्टॉक पॉलिसी बाजार और जोमेटो न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर में हमने पोर्टफोलियो में लिया है और हमें काफी पसंद है, क्योंकि आप देखेंगे कि एबिटा पॉजिटिव ये कंपनीज अब होने की
तैयारी कर रही है। और जो मार्केट का एक बहुत बड़ा कंसर्न था लॉस मेकिंग कंपनीज और इनके ऊपर इस तरह के हाई वैल्यूएशन को लेके मार्केट का कंसर्न था, बट क्योंकि अब ये कंपनीज एबिटा पॉजिटिव होने को नजर आ रही है और यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत बड़ा है, एक बार जैसे ही ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होना शुरू होगी काफी फंड्स इन कंपनीज के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के पास है वो काफी बड़ी है। और इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये दोनों कंपनियां काफी अच्छा करेगी। अगर से जोमेटो की बात करूं तो टेक्निकली तो हमारा मानना है कि 72 पे ही एक बहुत बढ़िया सपोर्ट अब आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर जोमेटो को देखने मिलेगा और इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 3 डिजिट में एंटर होते हुए यानी कि 100 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी कंपनी है पॉलिसी बाजार, इनफैक्ट कल के शो में हमने इसके बारे में इसको रिकमेंडेशन भी दी थी और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये स्टॉक में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो रहा है ये स्टॉक बहुत जल्द आपको 720 730 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ओके चलिए, तो ये बात हो गई ये सब MSCI रिलेटेड स्टॉक्स की। अब एक काम करते हैं, सुदीप को भी जोड़ लेते हैं शो में। सुदीप गुड आफ्टरनून, बताइए किस स्टॉक पर बैठ लेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है कि डीमार्ट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। अगर हम डीमार्ट का चार्ट देखें तो जो मई 2023 में जो एक स्विंग हाई बनाया था 3690 का स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक लंबे कंसोलिडेशन, अगर हम देखें तो 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया और जो एक गैप था, एक पेंडिंग गैप था जनवरी 2023 का, स्टॉक आज उसके ऊपर जा रहा है प्लस 200 DMA के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है आज। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम सेटअप है ये स्टॉक में। तो यहाँ से खरीदारी करी जा सकती है 3790 के स्टॉप लॉस से 4000 और 4050 के टारगेट के लिए डीमार्ट बाय कर सकते हैं। ओके, डीमार्ट में बाय किया जा सकता है 4000 के फर्स्ट टारगेट के साथ। 3863 इस समय स्टॉक का रेट। 43516 बैंक निफ्टी और 18699 निफ्टी। तो निफ्टी ने भी अभी बजा निफ्टी का इनफैक्ट इंटरडे चार्ट लेकर आइए और वो जो रेंज थी सुबह हमने डिस्कस की थी 18690 से 18780 और अब डे लो डे हाई दोनों है एग्जैक्टली अब उस रेंज में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपने हायर एंड रिजेक्ट किया सुबह सुबह, अब लोअर एंड रिजेक्ट होगा मतलब लोअर एंड पर सपोर्ट आएगा या लोअर एंड ब्रीच होगा, क्योंकि अगर लोअर एंड ब्रीच हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर प्लेस्ड होंगे करीब करीब 18680 18675 पर। तो वो लेवल्स अगर ब्रीच हुए तो थोड़ी सी शायद मार्केट में प्रॉब्लम आए। आयशर मोटर्स ये इस समय डे लो पर, बजाज ऑटो डे लो पर। ये क्लियरली शायद थोड़ा सा मॉनसून रिलेटेड वरीज मार्केट के लिए, लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर अभी भी ज़बरदस्त मोमेंटम। फ्रेश हाई इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स में और बड़ा मूव 5234 इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स। सिप्ला में भी एक अच्छा मूव, शानदार मूव। और नेस्ले एक और स्टॉक है जहाँ पर इस समय फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा। बैंक निफ्टी अब 43500 के नीचे 43484 43480। अब क्लियरली बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वीकनेस अब बढ़ रही है और यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। किस स्टॉक की बात करें फिर? चलिए गाबा सर एक बार व्यू ले लेते हैं आपसे HDFC बैंक पर, क्योंकि अब इसकी वीकनेस अच्छी खासी बढ़ती जा रही है फ्रॉम इट्स हाइज। 1720 वाला स्टॉक अब 1586 पर। यहाँ क्या व्यू रखेंगे? पोर्टफोलियो में है लेकिन वीक है, ये फैक्ट है। कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कहां तक नीचे जाएगा? नियर टर्म टारगेट HDFC बैंक का करीब 1550 का है। मुझे लगता है वो भी ब्रीच हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 1500 के हैं। तो मेरा ध्यान 1500 पर है। ऑन द वे जस्ट फर्स्ट स्टॉप एट 1550, लेकिन है भी कहां स्टॉप लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से 1600 के ऊपर स्टॉप लगा चले तो एक ट्रेड बनता है HDFC बैंक में ऑन द शॉर्ट साइड। HDFC बैंक ऑन द शॉर्ट साइड। काफ़ी वीकनेस मार्केट में इस समय। इनफैक्ट 43450 अब ब्रीच होने की तैयारी हो रही है। मतलब ये तो काफ़ी वीक होगा मार्केट के लिए अगर आप इसके भी नीचे जाएंगे। 43450 के नीचे ये ट्रेंडिंग वाला मूव लग रहा है इस समय बैंक निफ्टी में। लगता नहीं कि ये यहाँ रुकेगा। जिस तरीके से ये मूव वन वे आया है अब 43448 पर। ध्यान रखिए जो मैं बात कह रहा था 20 डे मूविंग एवरेज को हम ब्रीच कर चुके हैं। जो नेक्स्ट सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का वो करीब 43133 पर प्लेस्ड है। तो यहाँ से भी करीब और 300 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन हो रही है अगर
अगर ये अगले आधे घंटे में वापस 43,500 को रिक्लेम ना कर पाया बैंक निफ्टी। एक बार ज़रा फिर से इसका कंट्रीब्यूशन देख लें बैंक निफ्टी का। और अब ICICI बैंक, देखिए जब हमने शो की शुरुआत की थी तब ICICI बैंक 90-95 पॉइंट ड्रैग कर रहा था, अब 187 पॉइंट ड्रैग कर रहा है ICICI बैंक। और अब देखिए ये 50-डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब, और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। HDFC बैंक भी रहा है, लेकिन ये जो एडेड प्रेशर आया है ये क्लियरली एक ICICI बैंक की वजह से यहाँ पर आया है। और ऑब्वियसली कोटक में भी वीकनेस है। प्रशांत जी, कोटक महिंद्रा बैंक 2000 तक गया 4-5 दिन पहले वो MSCI फैक्टर पर, उसके बाद एक वन वे डिक्लाइन यहाँ पर 1835 अब कोटक में। क्या भी होगा यहाँ पर? ओवरऑल अगर हम अभी देखें अनुज जी स्टॉक को, तो यहाँ पे एक जो अहम सपोर्ट था वो था ऑलमोस्ट 1850, इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ पे मेरा नेक्स्ट ध्यान जा रहा है वो ऑलमोस्ट होगा 1820, 1820, ये इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है, और ये अगर वो सस्टेन करे और ये 1820 को भी ब्रेक कर दे तो शायद हम 1780 के लेवल पर तक भी जा सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक। अगर किसी के पास लॉन्ग हो तो आपको 1820 अभी स्टॉप लॉस रखना होगा, और वो ब्रेक हो जाए तो एग्जिट करना होगा। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, फ्रेश बाइंग अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। ये इस समय व्यू कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर हर्षदा 43,450 ब्रीच हुआ इंट्राडे में, 43,400 भी ब्रीच होने की तैयारी है। और जैसा मैं कह रहा था, ICICI बैंक ने पिछले 5 मिनट में कमर तोड़ दी बैंक निफ्टी की। जो हम शो की शुरुआत में 90 पॉइंट ड्रैग कर रहा था वो 180 पॉइंट से ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को, वहाँ सबसे ज़्यादा ड्रैग। अच्छा, निफ्टी अभी भी प्रोटेक्ट स्पेसिफिकली आ सकता है क्या? ये मॉनसून से रिलेटेड है, ये मॉनसून रिलेटेड है, ये प्राइमरीली वो है। प्लस थोड़ा करेक्शन मार्केट में ड्यू भी था। और हमने कल फॉर एग्जांपल डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें अब आप थोड़ी सी। US मार्केट से भी साइंस थे प्रॉफिट बुकिंग के। देखिए एक इवेंट निकल गया अब आपका, एक इवेंट जिसकी आप वेट कर रहे थे कि एक पॉज आएगा, प्लस वो हॉकिश पॉज था, वो निकल गया अब। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एक मूव आ रहा है, लेकिन मेन कंसर्न मुझे लग रहा है कि मॉनसून की वजह से। ये क्लियरली इस समय आपका नंबर 1 ट्रिगर है फ्रॉम हियर ऑन। तो क्लियरली वो प्रेशर पॉइंट बांधता हुआ बढ़ाता हुआ मार्केट का। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर इस समय कुछ पोजीशंस कटने लगी हैं, तो उस पर अगर आप ध्यान दें, और स्पेशली वायदे साइड के ट्रेड्स। आपको याद होगा इस पूरे हफ्ते मुथूट और मन्नपुरम की हम खूब बात कर रहे थे, और वहां पर हमने देखा है थोड़ा थोड़ा करके पॉज आने लगा। वोल्टास कल तक ठीक चल रहा था, इनफैक्ट आज सुबह तक वोल्टास में हमने देखा था डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन 1.5% पोजीशंस हल्की होती हुई। DLF पर दबाव, इनफैक्ट DLF में पोजीशंस लग रहा है ऊपरी लेवल से अच्छी खासी कटी हैं। रुचित, आप क्या देख रहे हैं DLF में? अनवाइंडिंग शुरू हुई? क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा मूव लास्ट 2-2.5 महीने में आया है, तो पॉसिबल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट जोन में है। लेकिन ये नो चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं है। अगर नीचे देखेंगे 20 EMA सपोर्ट पहला 480 के आसपास आएगा, और 480 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट रहेगा 460 के आसपास। सो आई थिंक नियर टर्म में थोड़ा सा मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशंस के अनवाइंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अब 4 का चौका लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके लिए आएंगी अब एक एक करके। प्रशांत सावंत से शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी। अनुज जी, ओवरऑल मुझे मारुति और ऑटो सेक्टर पे ज्यादा ध्यान है। तो ऑटो सेक्टर में मारुति पे ध्यान है। उसमें जो 9,600 9,600 स्ट्राइक प्राइस की जो जून महीने की कॉल ऑप्शन है करीबन 150 पे चल रही है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 110 का 110। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 195 से लेके 220 का होगा। मारुति सुजुकी 9600 की कॉल दीजिए यहाँ पर। ये हो गई कॉल सस्ता ऑप्शन की प्रशांत सावंत की तरफ से। मानस, FNO सुपरस्टार। देखिए FNO सुपरस्टार के लिए इंडसइंड बैंक में बिकवाली करनी है। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखिए तो स्टॉक तैयार हो गया 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। 60 मिनट चार्ट पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम स्केल दिखेंगे। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आपको बिकवाली करनी है। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर का भाव 1298 के आसपास चल रहा है। 1311 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है, और 1275 तक के टारगेट आपको इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो पुट ऑप्शन में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। जो 1300 वाला पुट ऑप्शन इंडसइंड बैंक का है 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस ऑप्शन में आपको शायद 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे।
तो 50 तक के टारगेट्स आते हुए अगर आप 1300 का पुट लेकर चल रहे हैं, 27 पर है, डबल होने के चांसेस इस पर्टिकुलर पुट के, और साथ ही साथ आप सीधे 1275 के लिए शॉर्ट करें तो बैंक्स पर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्लियरली बन गया है। अगला ट्रेड है चार्ट का चमत्कार और वो दे रहे हैं मेरे ख्याल में रुचित बताइए। फार्मास्यूटिकल स्पेस में से एलेम्बिक फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट वीक के टुवर्ड्स एंड हमने स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा था जो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो इसके डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एक फॉलोअप मूव देखने मिला है। सो आई थिंक यहाँ पे एक पुल बैक या अप मूव नियर टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। 585 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक को खरीदारी करें 660 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये तेजी वाला ट्रेड है एलेम्बिक फार्मा। आज वैसे भी हमने देखा है फार्मा से जुड़े हुए ट्रेड्स में खरीदारी हुई है, हाई बीटा में पोजीशंस कटने लगी हैं। अब आशीष बताइए आपका मिड कैप फंडा। तो अर्षदा, मैं जिस स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा वो ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है, और अगेन डिस्क्लेमर, हम स्टॉक को ओन करते हैं पोर्टफोलियो में। काफी अच्छी कंपनी है यूनो मिंडा पे हमने इसमें पहले भी कई बार चर्चा की, बट हमें लगता है स्ट्रक्चरली जो पूरा जो थीम है प्रीमियमाइजेशन का, साथ में ईवी की तरफ जो शिफ्ट है, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी यूनो मिंडा रहेगा। तो लेवल्स की अगर से बात करूं, 540 पे बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। मंथली चार्ट्स पर एक बड़े ब्रेकआउट यूनो मिंडा में देखने को नजर आ रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है 650 रुपए के शॉर्ट टर्म लक्ष्य और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू ले तो 700 रुपए तक की अपसाइड भी यूनो मिंडा के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो 540 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मुझे लगता है यूनो मिंडा एक अच्छा ट्रेड नजर आता है। अब जहां तक के पोजीशनिंग की बात है, अब देखिए प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में करीब 70% की है, और एफआईआई और डीआईआई कुल मिला के 23 से 24% कंपनी में ओन करते हैं। और कंपनी काफी जो ईवी सेगमेंट के अंदर में भी, जिस तरह से 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर स्पेस में भी इनके ईवी कंपोनेंट काफी बनाने की तैयारी कर रही है, तो इसकी वजह से कंटेंट पर व्हीकल का जो के अंदर में का जो ट्रेंड है उसको बहुत ही अच्छी तरह से यूनो मिंडा प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी ने एक राइट इश्यू लेकर आया, जिसकी वजह से जो नेट डेट टू एबिटा का लेवल है वो काफी कम हो जाएगा, और जो कि एक बहुत कंफर्ट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ हमारा मानना है कि करीब 1300 से 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में करेगी, जिसकी वजह से हमें लगता है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम काफी मजबूत आएगा, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि 20 रुपए का ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 25 एस्टिमेटेड बेसिस पर हमारा मानना है आना चाहिए, और 35 के फॉरवर्ड मल्टीपल के बेसिस पे 700 रुपए के फंडामेंटल लक्ष्य भी यूनो मिंडा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते। ओके, चलिए तो फिर एक काम करते हैं, ये होगी बात यूनो मिंडा की। चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं एक बार। प्रशांत सावंत ने सबसे पहले मारुति पर बेट लगाया, सस्ता ऑप्शन में मारुति की 9600 की कॉल लेनी है आपको। 195 और 220 के टारगेट्स, 110 का स्टॉप लॉस। मानस जायसवाल ने इंडसइंड बैंक शॉर्ट करने की सलाह दी है, या फिर आप पुट ले सकते हैं यहाँ पर। 1275 का टारगेट, 1311 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। उसके बाद रुचित ने एलेम्बिक फार्मा पर बेट लगाई, 660 का टारगेट, 585 का टारगेट, और यूनो मिंडा पर आशीष चतुर्मोता बुलिश हैं, ये उनके पोर्टफोलियो में भी है। 800 रुपये का टारगेट यहाँ पर। आज स्टॉक 3% ऊपर रहा। अब हमारे अगले गेस्ट को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर पिछले 2-3 दिनों में, आपके हिसाब से ये क्या एक ओवर ओनरशिप की करेक्शन है, एक जो बड़ी रैली हुई थी उसकी करेक्शन है, या फिर कुछ और कंसर्न्स हैं यहाँ पर? आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। दिस वन ऑफ द लार्ज एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में रहा है, लेकिन इसमें आगे क्या होएगा अनुज जी, की इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस जो सेगमेंट है वो काफी बड़ी सेगमेंट है, उसकी काफी सारे माइक्रो सेगमेंट्स है। जैसे कि एक हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंस, दूसरा हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, तीसरा हो गया एनबीएफसीज। नाउ विद इन दैट ऑफ कोर्स कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है, गोल्ड फाइनेंसिंग है वगैरह, बहुत सारी सब सेगमेंट्स है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था अनुज जी की एफआई, अगर आप लास्ट 1.5 साल देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जब भी अपवर्ड मूवमेंट होना चालू हुआ तो बैंकिंग सेगमेंट जो है पूरा विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो बैंक्स हैं उनको सबसे बड़ा उसका फायदा हुआ। तो बहुत सारी बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हाई रहे एंड बहुत अच्छी डिलीवरी परफॉर्मेंस में आई। लेकिन जो एनबीएफसी साइड जो थे उन्हें बेसिकली थोड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ती है तभी एनबीएफसी बैंक से बोरो करती है
और बिकॉज वो बैंक से बोरो करती है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई और जो पूरा कंप्लीटली पास थ्रू नहीं कर पाते। अब ये साल क्या होएगा कि इंटरेस्ट रेट्स आर एट द पीक लेवल्स, सो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बैंकिंग एंड फाइनेंस ओवरऑल विल डू वेल, लेकिन उसके अंदर भी एनबीएफसी जो सेगमेंट है उसमें शायद थोड़ा बेटर बेनिफिट रहेगा कंपेयर टू द banks in particular, so banks versus NBFC, if you ask me, NBFC are at a little bit advantageous position compared to the banking in general. अब आज के कॉन्टेक्स्ट में राजेश, ऑफ कोर्स आप एक ब्रॉडर और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट पर, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आज जो थोड़ा सा पैनिक या कंसर्न आ रहा है प्राइमरीली उस रिपोर्ट पर आ रहा है कि जून 15 तक जो बारिश का पिकअप है वो बहुत कम है, 53% बिलो एवरेज है। अब हम सब जानते हैं वैसे भी 4-5 दिन लेट आया था, उसके बाद ये चक्रवात जिसका डर है उसका भी कुछ इम्पैक्ट रहा होगा मॉनसून के एक्सपेंस पर, लेकिन अगर यहाँ से सिचुएशन और भी बिगड़ती है और पिकअप नहीं देखने को मिलता है अगले 2 हफ्तों में, क्या वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इस पूरी रैली को डिरेल कर सकता है? वेल, आई थिंक फंडामेंटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो तो शायद अगस्त और सितंबर के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये जो अल नीनो इम्पैक्ट है और ये जो मॉनसून है कितना नॉर्मल है, कितना अबाउट नॉर्मल है। क्योंकि अगर हम आईएमडी की फोरकास्ट करें, जो बेसिकली ये फील्ड का एक्सपर्ट है, हमारा और आपका सेंटिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, हमारी प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आईएमडी क्या बात कर रहा है, और आईएमडी कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल मॉनसून, थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरिएशन होएगा। लेकिन उससे भी ऊपर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ मॉनसून पे नजर न रखते हुए रूरल एग्रीकल्चर इनकम जो है, रूरल इकोनॉमी की जो इनकम है उस पे नजर होनी चाहिए। और रूरल इकोनॉमी की जो इनकम है उसमें कोई बहुत बड़ा एडवर्स मूवमेंट नहीं आने वाले, क्योंकि वाटर लेवल्स आर एट वेरी हाई लेवल्स, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश बहुत अच्छा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि मॉनसून थोड़ा नॉर्मल के भी नीचे अगर थोड़ा आया, प्लस माइनस 1-2% के अगर आया, तो बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो जाए, क्योंकि वाटर लेवल्स आर रियली वेरी हाई, irrigation is increasing in our country. So I'm not too much worried about, at least right now, if you ask me, I'm not too much. I think it is too early to talk about it कि, monsoon खराब होएगा या, बहुत डिले हो गया। मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट नहीं लग रहा है। Of course, we have to watch the space, but I don't think it is too early too premature to say कि, एकदम खराब चीज हो जाएगी, रूरल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। इनफैक्ट रूरल इकोनॉमी की तो डिमांड रिवाइव हो रही है। अगर आप 2 व्हीलर के नंबर्स देखेंगे, अगर आप ओवरऑल एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नंबर देखेंगे, तो 2 व्हीलर, ओवरऑल ऑटो, एंटायर ओवरऑल रूरल इकोनॉमी जो बहुत खराब थी पिछले 12 महीने में, वहां से इंप्रूवमेंट आना हमें दिख रहा है। ओके, अच्छा, बाय द वे आज का निफ्टी का लो अब हो गया है 18,676। तो जो रेंज थी 18,670 से 780, तो सुबह हायर एंड डिफेंड किया निफ्टी ने, मतलब रिजेक्ट किया। अभी लोअर लेवल पे 18,670, अगर 18,670 डिफेंड हो गया हर्षदा, और अगर हम क्लोजिंग में फिर 18,720-25 तक पहुंच गए मान लीजिए किसी भी कारण से, तो मार्केट में फिर भी एक रिलीफ होगा। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली वो लेवल्स ब्रीच हुए और बहुत गंदे तरीके से ब्रीच हुए। अब 43,467 यहाँ पर बैंक निफ्टी में। अच्छा, फिर राजेश, फिर एक काम क्यों ना करें, कोई स्टॉक्स जो आपने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हो विद फुल डिस्क्लेमर, जिसके बारे में आप बात करना चाहें, जो आपको अच्छे लग रहे हो? अनुज जी, स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ रेगुलेशन डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 3 थीम्स जहां पे हम पॉजिटिव है फॉर FY24 वो थोड़े डिस्कस कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि 3 C's आर गोइंग टू डिलीवर। फर्स्ट C इज कैपिटल गुड्स। ये एक ऐसी थीम है जो अनुज शायद आपको याद रहेगा कि लास्ट पिछले 2 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थीम जो कंटिन्यू, वी आर बुलिश ऑन दिस ओवरऑल थीसिस। पूरा हमारा जो कैपिटल गुड्स यूनिवर्स है जो हम ट्रैक करते हैं, वो पूरी कैपिटल गुड्स कंपनी में लगभग 40% के ऊपर ऑर्डर इनटेक ग्रोथ हुआ है फॉर FY23। 40% इज सेकंड हाईएस्ट, 2022 में हाईएस्ट था, 2023 में भी 40% रहा। तो पिछले 13 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको 40% ग्रोथ ऑर्डर इनटेक में दिखी। तो दिस इज ए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग साइन एंड वी रिमेन बुलिश ऑन फर्स्ट सी, विच इज कैपिटल गुड्स। सेकंड सी इज द कंजम्पशन। हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर रूरल इकोनॉमी बहुत एडवर्सली इंपैक्ट हुई थी। इन्फ्लेशन
काफी स्ट्रांग रहा था. ये साल डिमांड इज गोइंग टू रिवाइव एंड ऑन टॉप ऑफ इट मोस्ट कंज्यूमर कंपनीज ने जो अपने ग्रॉस मार्जिन कॉम्प्रेस हुए दिखे रहे थे, हमें लग रहा है कि ये साल ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा. तो ये ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन और डिमांड रिवाइवल की वजह से हमें लग रहा है कि ओवरऑल कंजम्पशन पैक विल डू रीजनेबली वेल. एंड थर्ड सी इज फॉर क्रेडिट. हमें लग रहा है कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ लास्ट 13 साल में फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रहा है और हमें लग रहा है कि ये डबल डिजिट नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा. तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस टू प्ले द थर्ड सी विच इज अ क्रेडिट ग्रोथ. तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 C's पे वी आर बुलिश ऑन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 to 24 months एंड यहाँ पे अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन होएगी, ये हमारा मानना है. तो कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन और ऑफ कोर्स क्रेडिट, इसमें डिफेंसिव में कितना आप एक्सपोजर इस समय रख रहे हैं? कंसिडरिंग आज ऑफ कोर्स हमने देखा है फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी तेजी, सुबह से ही इन लैब स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, वहां पर ब्रोकरेजेस थोड़े से बुलिश होने लगे हैं, हॉस्पिटल्स को लेकर कुछ बायस तेजी का आ रहा है. राजेश, आपकी कवरेज है आई एम श्योर इस स्पेस पर, लेकिन कितना वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कितना एक्सपोजर लेना चाहिए? सो हर्षिता, हमारा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और बिकॉज इट इज डाइवर्सिफाइड वी हैव अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एलोकेशन विद इन द सब सेगमेंट्स. तो डिफेंस इज वन ऑफ द सेगमेंट विच हम लोग ओन कर रहे हैं करीब लास्ट 1.5 साल से और हमें लग रहा है कि दिस स्पेस विल कंटिन्यू टू डिलीवर. विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी फर्स्ट टाइम इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी. तो ऑन वन हैंड देयर इज ए मेक इन इंडिया एफर्ट है एंड ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है. तो हमें लग रहा है कि डिफेंस स्पेस विल कंटिन्यू टू डू वेल. बट इट इज नॉट ओनली डिफेंस स्पेस. अगर आप डेटा सेंटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखेंगे 5 times in 5 years, बहुत सारी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं विच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी. अगर आप स्मार्ट ग्रिड अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी है. अगर आप रेलवे अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी है. तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स जो थीम है जिसके अंदर आप डेटा सेंटर खेलो या डिफेंस में इन्वेस्ट करो या फिर आप स्मार्ट ग्रिड रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो या तो आप प्रोसेस एफिशिएंसी और ऑटोमेशन की जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ये हमें लग रहा है कि दे विल कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम हियर ऑन. ओके, मिड कैप आईटी पर कोई व्यू आपका? कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी से? Yes, Anuj, mid-cap IT, we have started re-looking at overall IT space because काफी सारा एक time correction और price correction हुआ है and selectively, we are taking exposure to, 1 or 2 companies. बहुत ही stock specific इसमें रहना पड़ता है. तो, it is a very, very stock specific approach. I would not like to disclose the name, but yes, we have started re-looking at the overall IT as a sector. एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, जब आप कैपिटल गुड्स कह रहे थे, यू आर फोकसिंग ऑन द एल&टीज ऑफ द वर्ल्ड या फिर उसमें कुछ और भी थोड़ा सा एक्सपेंस रख रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली इस समय लोग 2024 तक की बात करते हैं जब इलेक्शन ईयर होगा और इंफ्रा पर अच्छा खासा स्पेंड होगा. आर यू लुकिंग एट द एंसेलरीज जो इन स्टॉक्स के साथ नॉर्मली चलते भी हैं? No, so basically, Harshita, please put a disclaimer because now we are talking about a little bit about portfolio. So our top holdings are, for example, ABB, for example, Cummins, for example, Hitachi Energy, and companies like that. Now, these are the companies which are biggest beneficiary of the new growth drivers. जैसे कि आप डेटा सेंटर मैंने ऑटोमेशन का, तो ये सबके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी है वो इस तरह की कंपनी है. So these are the companies जो हम अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में ओन करते हैं एंड हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफी स्ट्रांग है एंड देयरफॉर बीइंग लार्ज प्लेयर्स दे विल बी द नेचुरली बिग बेनिफिशियरी ऑफ द ओवरऑल थिंग. ओके, चलिए फिर राजेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए. चलिए फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक. एक्चुअली ब्रेक लेने से पहले एक बार बैंक निफ्टी फिर रिविजिट किया जाए. 43,425 अब इस समय, और निफ्टी भी देखिए वो 18,670 पर. 18,670 बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे. 670 का 660 तक ठीक है. जैसे आज सुबह जो हायर लेवल पर बात थी 18,780, वो 780 794 तक चला गया. तो 670 हो सकता है 660 655 तक चला जाए, लेकिन अज्यूम करिए 650 फॉर एग्जांपल होगा जहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे, वो नहीं टूटना चाहिए. और
बैंक निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। क्विक ब्रेक लेकर आते हैं क्योंकि 3 बजे। अच्छा 3 PM मूव क्या हो सकता है? थोड़ा देखिए, आज ऑलरेडी मूव प्ले आउट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है, लेकिन 2 ऑप्शंस पर नज़र रखें। एक तो निफ्टी की 18,700 की कॉल और एक बैंक निफ्टी की 43,400 की पुट। निफ्टी में कॉल और बैंक निफ्टी में पुट क्यों? क्योंकि निफ्टी में रिलेटिव रेजिलियंस है और बैंक निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस है। तो मतलब अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ भी अगर लेके देखें, एक चलेगी तो अच्छी चलेगी, नहीं तो मतलब एक स्टॉप तो इनबिल्ट है इसमें। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकती है 18,700 की कॉल और बैंक निफ्टी में, लेकिन पुट उसको हेज करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस है। हालांकि अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी में विजिबल है, लेकिन 43,700 उस 43,400 उस पुट की बात कर रहा था, लेकिन कॉल में निफ्टी का 18,700 का कॉल, क्योंकि लोअर लेवल पर एक डिफेंस है मार्केट में 18,670 का। अब अभी तक तो खैर कोई 3 PM मूव का कोई अंदेशा है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूव आया है। अब 43,500 के ऊपर इस समय बैंक निफ्टी आया। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं और उसके बाद बाकी कॉल्स लेंगे। इंट्राडे लोज जो स्टॉक्स लगा रहे हैं उसमें अब HDFC ट्विंस, HDFC को लेकर आई खास तौर से। HDFC अब डे लो पर आ गया है और HDFC बैंक भी, इन दोनों स्टॉक्स ने ऑब्वियसली काफ़ी ड्रैग किया मार्केट को। यहाँ पर एक क्लियरली मूव। आशीष चतुर्मोता अगर हैं हमारे साथ। आशीष, HDFC ट्विंस पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है इन PMS? आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास भी अच्छी क्वांटिटी होगी इन स्टॉक्स की। अब जब ये एक लिस्टेड स्टॉक रह जाएगा, आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसे? बिल्कुल। तो अनुज, जैसे डिस्क्लेमर के तौर पे ऑब्वियसली स्टॉक को हम अपने निफ्टी हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं, बट पोजीशन अंडरवेट है। जिस तरह से आप जानते हैं कि टिपिकली HDFC बैंक दोनों मिला के 11-12% का एक वेट होता है पोर्टफोलियो के अंदर में। तो हमने काफी कम वेट अपने पोर्टफोलियो में रखा है, क्योंकि जब ये मर्जर होगा उसके बाद भी हम देखते हैं सिनर्जी जैसी कैसी बनती है और किस तरह से परफॉर्मेंस आना शुरू होता है। उसके लिए कुछ वेट एंड वॉच की एक अप्रोच रखी है और इसी के कारण हमने एक अंडरवेट पोजीशन के साथ हम रखते हैं। इनफैक्ट हमें लगता है कि जो प्राइवेट बैंक में बड़ा आउट परफॉर्मेंस कहीं आ सकता है तो वो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन 2 स्टॉक्स में आ सकता है। हालांकि आज ICICI में थोड़ी डिप है, बट हमें लगता है कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं ICICI और एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर में लीड करते हुए नजर आएंगे। तो उसी हिसाब से पोजिशनिंग पोर्टफोलियो के अंदर में की है। लेकिन क्लियरली प्रेशर माउंट होता हुआ ये 1600 से थोड़ा सा फेयर बढ़ता है। जब भी 1600 के आसपास आ रहा है ऑफ लेट HDFC बैंक वहाँ से सीधा फिसलने लगता है। ये प्रेशर पॉइंट इस घंटे का फ्रेश सेल साइड का ट्रेड। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प देखिए, विप्रो देखिए, इन सब में भी बिकवाली बढ़ती हुई। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी काउंटर्स में विप्रो और इन्फोसिस दोनों आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रशांत सावंत, पोजीशंस क्लियरली कटी हैं। इन्फी की तरफ से क्या इशारा है? लगता है प्रशांत को आवाज सुनाई नहीं दे रही। सुदीप, आपका व्यू? इन्फोसिस राइट? जी जी। हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस जो हिसाब से अभी हम काफी ये सारे टेक स्टॉक्स में देख रहे हैं, टेक महिंद्रा, फिर TCS, इन्फोसिस, आज सब में थोड़ा ऊपरी लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। और जो हिसाब से इन्फोसिस का चार्ट है, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार जब तक ये 1315 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है, ये खाली सिर्फ पिछले एक हफ्ते 10 दिन से स्टॉक खाली 1280, 1320 के बीच में एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट वो भी नेगेटिव बायस के साथ है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है और जब तक 1305 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है तब तक चांसेस है कि ये स्टॉक 1250, 1260 के लेवल भी एक बार वापस से रीटेस्ट करे। तो मेरी राय से फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। थोड़े और नीचे के लेवल भी आ सकते हैं, यहाँ से थोड़ी और गिरावट आती हुई दिखाई देगी। ये एब्सोल्यूट अवॉइड काउंटर्स हैं इस पॉइंट में। अच्छा, एक बार डिक्सन टेक को देख लेते हैं कि डिक्सन टेक ने थोड़ा सा विराम लिया था, लेकिन फिर आज देखिए 3% के गेन्स और अच्छा खासा OI एडिशन देखने को मिल रहा है। मानस, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ये तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस साबित हुआ है इस हफ्ते का अब तक। तो देखिए, आई थिंक ये 2022 के हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 4675 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए, ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो हालांकि एक बड़ा मूव देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन चांस लेना हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। 4450 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट
46-75 के आसपास के रहेंगे। ये इस महीने का सबसे बड़ा परफॉर्मर। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 47 या 48% मूव एक महीने में डिक्सन टेक ने दिखाया है। 54 हो गया ये। मतलब मुझे याद है 3-4 दिन पहले मेरे प्रोड्यूसर साहब से बात हो रही थी, तो वो स्पॉटलाइट को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि डिक्सन पर भी एक बार नजर डालिए। मैं कहा इतना ऑलरेडी भाग चुका है। बोले नहीं, काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है इसमें, 5000 तक भी जाने का पोटेंशियल लग रहा है। बोले क्या, ये उसी तरीके का स्टॉक है, चलना शुरू होता है तो इसी तरीके से चलता है, गिरता है तो भी 50% गिरता है स्टॉक। लेकिन क्या शानदार तो मोड़ है। ये साल क्लियरली डिक्सन के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल कुछ रिटर्न्स इसने नहीं दिए थे, ये क्रॉस अंडर परफॉर्मर था। अच्छा, डिक्सन चला, अंबर, एक बार अंबर एंटरप्राइजेस देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन दोनों कंपनियों में एक साथ मूव आता है। अंबर भी थोड़ा सा एक्शन में, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिरमा एसजीएस एक और काउंटर है जो इसी तरह का सिमिलर बिजनेस करता है, और इस पर आशीष चतुर्मोता की कवरेज है। आशीष, आई थिंक आपके पीएमएस का ये स्टॉक है, क्या आपने डिक्सन को भी टटोला था और उसके बाद सिरमा में पोजीशन ली? बिल्कुल, तो अर्षिता, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी की और हमें काफी पसंद था। इनफैक्ट डिस्क्लेमर है कि अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं। तो हमारा लॉजिक यही था कि ये कंपनी जब 320-330 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, तब हमने इसके अंदर पोजीशनिंग बनाई थी, और आज ये 450 रुपया हो चुका है। और इसके अंदर में जो बेनिफिट हमें नजर आया, वो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन थी वो करीब करीब 9 से 10% की थी, जबकि हम देख रहे थे कि डिक्सन, अंबर, कहीं ना कहीं ये जो पीयर सेगमेंट है वहां पर पे मार्जिन लो थी, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ज्यादा था, और क्योंकि सिरमा के अंदर में ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का भी काम काफी रहता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स बेटर रहते हैं, और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन। तो आप देखेंगे सिरमा रेलवेज, मेट्रोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सभी सेगमेंट के अंदर में काम करता है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक सिरमा के पास थी एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, तो जिसके चलते हमारा मानना था कि ये स्टॉक एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, और ऑलमोस्ट लास्ट 1 महीने में करीब करीब 35 से 40% का अपमूव देखने को मिला है, और अभी भी हमारा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छे अपट्रेंड में बना हुआ रहेगा। हालांकि वैल्यूएशन का डिस्कंफर्ट तो अब देखिए, सिरमा या डिक्सन किसी की भी बात करें तो ट्रेलिंग बेसिस पर काफी डिस्कंफर्ट है, बट जब साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक्स लंबे समय तक ट्रेंड में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, वो जो हीरो मोटो पर ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की तरफ से एक न्यूज़ आई कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया अगेंस्ट हीरो मोटोकॉर्प। वो एक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको याद होगा हर्ष, था लास्ट ईयर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एक्शन लिया था हीरो मोटो के ऊपर, उसके रिगार्ड में ये है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है अंडर सेक्शन 2101C और 216 ऑफ कंपनीज एक्ट। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि उन्हें इस चीज़ की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेक्शन 216 कंपनीज एक्ट है, ये टेक्निकली होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, 216C इन टर्म्स ऑफ कि किसके पास इनके बेनिफिशियल शेयर्स हैं। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो इनकम टैक्स की जो कंपनी पर सर्वे हुए थे उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आया होगा, तभी पब्लिक इंटरेस्ट में एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो एक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके लिए ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आई है वो सब ये 2022 में, अर्ली 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ का एक वो बताया था कि अनअकाउंटेड कैश एक्सपेंडिचर उन्होंने नोटिस किया था। ये सब पहले हो चुका है, और ये सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि MCA ने भी शायद एक जांच शुरू की है कंपनी के अगेंस्ट ये हीरो मोटोकॉर्प पर। बट जतिन के पास वापस चलते हैं फिर डीलिंग रूम चेक के लिए। जतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले डाबर। यहाँ डीलर्स जो है BTST की सलाह दे रहे हैं। मार्केट थोड़ा डिफेंसिव हो गया है, तो फार्मा और FMCG स्टॉक्स में डीलर्स जो है वो सिलेक्टिवली पोजीशन बना रहे हैं। आज अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का इजाफा फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं डाबर में, और यहाँ 575 से लेकर 580 तक के टारगेट्स डीलर्स रख रहे हैं अपनी BTST ट्रेड के लिए। ऑन द फ्लिप साइड PSU बैंक्स में बिकवाली दिख रही है। इनफैक्ट आज टॉप लूजिंग सेक्टर PSU बैंकिंग इंडेक्स है, और यहाँ डीलर्स को लगता है कैनरा बैंक में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में 2% का इजाफा हुआ है, फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं और ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर आ रहा है। इनको लगता है यहाँ HTBT की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, और यहाँ भी उनको लगता है कि स्टॉक में शायद 5 से 10 रुपए के बीच का डाउनसाइड आपको दिखे। तो दोनों स्टॉक्स जो है, एक BTST एक HTBT और PSU बैंक्स में इन जनरल डीलर्स का व्यू है थोड़ा यहाँ से करेक्शन आने की गुंजाइश ज़्यादा।
शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो कैनरा बैंक में सेल साइड की पोजीशंस और ऑफ कोर्स डाबर में इंटरेस्ट खरीदारी की तरफ। अच्छा, कैनरा बैंक मुझे याद है कल थोड़ा सा एक्स डिविडेंड हुआ था इसीलिए नॉक लिया, लेकिन आज पूरे बैंकिंग स्पेस में जो दबाव आया है वो इधर भी भारी पड़ता हुआ। गावा सर, कैनरा बैंक व्यू? कैनरा बैंक बिल्कुल, कैनरा बैंक का व्यू वीक है, बेचने लायक है। 297.98 पर ट्रेड कर रहा है, लगता है 288 तक आ सकता है। जो गैप डाउन खुला था परसों वो काफी हद तक कंटिन्यू हुआ है। स्टॉप होगा 300 का, बेच देना चाहिए कैनरा बैंक। लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक के, लोअर लेवल मिल सकता है। अच्छा, 18,700 वापस अब एक बार क्रॉस हो रहा है, 18,702 पर अब निफ्टी। तो एक बार तो मार्केट ने डिफेंड किया उस जोन को, और आज तो खैर निफ्टी ने ब्यूटीफुल हश्ता, इससे ज़्यादा मतलब वेल डिफाइंड रेंज हो नहीं सकती थी ऑप्शंस की। जो हमने सुबह लेवल्स डिस्कस किए थे, हाई और लो दोनों ऑलमोस्ट उसी लेवल पर। ये एक आज ऑप्शन प्लेयर्स का मैजिक है। इसके लिए आज के ट्रेड को मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट और देना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी। हालांकि बैंक निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी में आप कहीं नहीं छुप सकते आज, और जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों गिरे हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अब 50 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है, तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी आती है नहीं। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स में वापस बाइंग शुरू हो गई है। वो जो मिड कैप इंडेक्स में एक पैनिक आया था निफ्टी बैंक निफ्टी के गिरने की वजह से, एक बार मिड कैप इंडेक्स का इंटरडे मूव लेकर, देखिए लास्ट के 5 मिनट में एकदम से कितना बड़ा ग्रीन बार बना है यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। और ये इंडेक्स इस समय हालांकि डे हाई पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश कर रहा है उस तरफ जाने की, तो यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई है। तो गुड टाइम टू टेक BTST कॉल्स, BTST या STBT जो भी कॉल्स हों। गावा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, BTST या STBT? आई थिंक STBT सही रहेगा, और वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी वीक है, 567 के 68 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, 560 555 पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉप होगा 570। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट। सेल साइड का ट्रेड 560 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 555 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो क्लियरली ये स्टॉक पिटता हुआ। मानस, आपका ट्रेड? तो बिकवाली करने का ट्रेड होगा। इंडसइंड बैंक के बाद HDFC बैंक पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए HDFC बैंक 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रीच कर रहा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। फ्यूचर में बिकवाली करिए, 1590 के भाव चल रहे हैं। 1601 1601 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 1570 के टारगेट के लिए। ओके, HDFC बैंक यहाँ पर सेल, तो एक SBI सेल हो गया, एक HDFC बैंक सेल हो गया। रुचित, आपकी ट्रेड क्या होगी? BTST में देना चाहूंगा वो है डाबर में। प्राइमरी जो कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों से देखा गया था, उसका ब्रेकआउट ये स्टॉक ने आज के सेशन में दिया है। थोड़ा सा डिफेंसिव बेट भी हो जाएगा ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में। तो करंट लेवल्स पे 561 के नीचे स्टॉप लॉस रख के डाबर लेके जा सकते हैं 580 के अराउंड टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये फिलहाल डाबर पर एक ट्रेड, और डाबर एक बाई साइड का आइडिया इनफैक्ट हमारे डीलिंग रूम चेक में भी आया था सुबह में। मेरे ख्याल में अमित सेठ का ट्रेड था ये, और रुचित को भी लग रहा है कि एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा ट्रेड रहेगा सीएट में BTST। मुझे लग रहा है कि जो ये क्रूड प्राइसेस में जो नरमी आई है उसकी वजह से पेंट्स और टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। और सीएट में पिछले 2-3 दिन से एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन से रिवर्सल स्टॉक ने दिखाया, और आज भी इतने मतलब जो मार्केट में वीकनेस देख रहे हैं उसमें भी सीएट स्ट्रॉन्ग खड़ा है। तो मुझे लग रहा है जो ये सबसे मोमेंटम है मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, डेली, वीकली और आवर्ली में भी बहुत अच्छी जगह पे वेल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाई कर सकते हैं सीएट 2040 के स्टॉप लॉस से 2110 2120 के टारगेट के लिए। सुदीप, आपकी डीमार्ट की कॉल काफ़ी अच्छी रही। डीमार्ट ने उस कॉल के बाद करीब 50-60 रुपए का मूव दिखाया। अच्छी कॉल रही वो। प्रशांत सावंत, आप क्या कैरी करेंगे? जी अनुज जी, मुझे ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी फार्मा सेक्टर इपका सिलेक्ट किया था, डॉक्टर रेड्डीज मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे करीबन 4800 पे आया हुआ है। मैं यहाँ पे 4760 4760 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और करीबन 4860 से लेकर 870 के टारगेट्स के लिए इसको लेना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज में एक अपॉर्चुनिटी 4800 के आसपास से पहुंचा स्टॉक, 100 रुपए ऊपर। आज एक्सपेक्ट नहीं किया था सुबह में कितना चल जाएगा। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा जाते जाते? आशीष, हाँ, अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही बना रहूंगा। मुझे लगता है काफी अच्छा पोजीशनिंग यहाँ पर है, और जैसे जिसके बारे में हमने बात की, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा BTST, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको आप होल्ड करें तो ये स्टॉक 5500 रुपए के तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। तो इस पे ही मेरी बेट इस समय बनी रहेगी।
ओके, आई थिंक BTST STBT कॉल सारी पूरी हुई हर्षदा इस समय। निफ्टी बैंक एक बार फिर लेकर आई है 43,412 इस समय, फ्रेश इंटरडे लो निफ्टी बैंक पर, और अब प्रेशर डाला HDFC बैंक ने, एक बार फिर कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आई है। अब मेरे ख्याल से HDFC बैंक ICICI बैंक के साथ नेक एंड नेक होगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। वो जो ICICI बैंक ड्रैग कर रहा था 160 पॉइंट 170 पॉइंट, अब HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट उतना ही ड्रैग कर रहा है। ICICI बैंक करीब 200 पॉइंट, HDFC बैंक 200 पॉइंट। मतलब ये तो वही बात होगी कि ना कोहली चले ना रहाणे चले तो ना रोहित चले, तो क्या कर देगा टीम इंडिया, जो फाइनल में हुआ था हमारे साथ, एग्जैक्टली वही हो गया। 43,400 भी ब्रीच करने की तैयारी। इनफैक्ट इंटरडे लो शायद 43,400 ब्रीच किया उसने, हाँ 43,399.4 का लो लगाया, 43,405 इस समय। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव, 43,401 इस समय बैंक निफ्टी का मूव। गाबा सर, आपने STBT लिया SBI पर, बैंक निफ्टी में क्या यहाँ से और वीकनेस बढ़ रही है क्या? पोजिशनली यहाँ पर अब स्क्वायर ऑफ करने चाहिए लॉन्ग पोजीशन अगर हैं आपके पास तो? बिल्कुल, देखा जाए तो बैंक निफ्टी है तो वीक, ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में 43,549। मुझे लगता है करीब 43,000 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट रहेगा करीब 43,500, प्योरली साइकोलॉजिकल है, लेकिन लगता है वो भी ब्रीच होने की संभावना है। जैसी जो फॉलिंग हुई है, गिरावट हुई है, काफी वीक है। तो मुझे लगता है 43,500 फर्स्ट, फिर 43,200, अल्टीमेटली 43,000 एक पॉसिबिलिटी है। 43,000 की पॉसिबिलिटी अब खुलती हुई। दिग्गज बैंकों की हमने खूब बात की, लेकिन आप देखिए मिड कैप्स में भी वही स्थिति है। कैनरा बैंक, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, वहां पर शॉर्ट साइड का ट्रेड खुला है। RBL देखिए अब ये 4% नीचे आ चुका है। PNB में करीब 3% तक का नुकसान। कैनरा, बंधन, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट IDFC फर्स्ट भी देख लेते हैं। यही इकलौता बैंक है जो थोड़ा सा पॉजिटिव में टिका हुआ है, वरना बाकी सब में काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ। ये RBL की सिचुएशन रुचित क्या और गंभीर होती दिख रही है? 4% देखते ही देखते टूटा है ये स्टॉक। आप देखें तो मोमेंटम रीडिंग्स ने स्टॉक में एक अच्छे रैली के बाद नेगेटिव क्रॉसओवर्स दिए, और आज के वॉल्यूम्स भी डिसेंट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स में। तो आई थिंक थोड़ा और करेक्टिव डिप एक्सटेंड हो सकता है। 160 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट नजर आएगा, 160 से 158 की रेंज में, जो प्रीवियस एक ब्रेकआउट है था। तो नियर टर्म आई थिंक थोड़ा सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू रहेगी, 160-158 के रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग हर्षदा, जी में जो मूव आया है आज, हालांकि हम इसकी बात थोड़ी कम करते हैं क्योंकि इसको हम ज़्यादा एडिटोरियलाइज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब देखिए डे लो पर ये, हालांकि सैट ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया है, वो सुनवाई 19 तक टल गई है। 19 तक टल गई है, तो फिर सवाल ये है कि स्टॉक क्यों गिरा फिर? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कल की NCLT की जो हियरिंग है, जी की जो पिटीशन थी वही पूरी ये थी कि कल की NCLT हियरिंग में अब वो स्टे नहीं है, और वो कंपनी के ऊपर टेक्निकली सेबी का ऑर्डर लग चुका है, तो कोई स्टे नहीं मिला है। तो इसके लिए वो वहाँ पर अब कल की हियरिंग जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सैट वाला मामला उनको उम्मीद होगी कि NCLT से पहले सैट एक एटलीस्ट स्टे दे देगा। सैट ने कोई स्टे नहीं दिया, इसके लिए ये स्टॉक जो है ना इस तरीके से गिरा, और ऑलमोस्ट उस दिन के लो पर आ गया। उस दिन आई थिंक यही लो था इसका स्टॉक का, मेरे ख्याल से 184-185 ही लो था, इसलिए वो इस रीज़न पर आ गया। इसमें कह रहा ज़्यादा एडिटोरियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये रीज़न है कि स्टॉक ने इस तरीके से एक मूव दिखाया। अच्छा, बाय द वे लॉरस लैब्स, यहाँ पर EIR मिल गया, अब समझ में आ रहा है कि स्टॉक में क्यों अच्छा खासा मोमेंटम था पिछले 2-3 दिन से। वाइजैक के प्लांट के लिए EIR आता हुआ दिखाई दिया, 2.5% ऊपर। इनफैक्ट मानस, इसकी तो हमने खूब चर्चा भी की है इस हफ्ते, लॉरस लैब। ये अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। कल एक पॉज था, लेकिन फिर आज रैली रिज्यूम हो गई है। 380 रुपए मैंने पहले ही मेंशन किया है, 380 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो लॉरस लैब में तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 360 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 380 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो लॉरस लैब में एक क्लियरली पोजीशन तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। EIR एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी की है US FDA ने, और ये वाइजैक के प्लांट की EIR सामने आई है जो पॉजिटिव ही है। स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए, वायदे बाजार में सिचुएशन आज एक्सपायरी के दिन किस तरह से समीकरण बैठे हैं लॉन्ग शॉर्ट के, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल आपको याद होगा कि लॉन्ग की संख्या थोड़ी सी कम हुई थी, शॉर्ट्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी और विपरीत हो गई है। मामला मंदी की तरफ स्पेशली बैंकों में साफ देखने को मिला, और इसीलिए अब अगर आप देखें तो शॉर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं वर्सेस लॉन्ग के आंकड़े, और यही हुआ है कि जो
लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप वाले आंकड़े, एक्चुअली हमें शुरुआत शॉर्ट बिल्डअप वाले आंकड़ों के साथ करनी थी, लेकिन ये डेटा आ गया तो पढ़ देते हैं। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, अपोलो, जाइडस, डिक्सन, डीवीज, ये वो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। लॉरिस लैब में शॉर्ट कवरिंग आज भी कंटिन्यू होती हुई। IDFC फर्स्ट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अच्छा, अब शॉर्ट वाले ट्रेड्स पर आई, क्योंकि मार्केट में वही हुआ है, बिकवाली ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है आज। और इधर बैंकिंग काउंटर्स, RBL, PNB, कैनरा, इन सब में शॉर्ट बिल्डअप है। हीरो मोटोकॉर्प उस खबर के बल पर शॉर्ट बिल्डअप आता हुआ, और MCX में भी हमने देखा है शॉर्ट बिल्डअप, लेकिन क्लियरली पोजीशंस जो अनवाइंड हुई हैं, DLF उनमें एक शामिल डेफिनेटली है 3% नीचे। इंडिया सीमेंट, कैनफिन होम, जी एंटरटेनमेंट और इंडस टावर, जहां पर हमने देखा है लॉन्ग के सौदे साफ तौर से कटते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए सिचुएशन। इनफैक्ट MCX पर एक बार फटाफट से व्यू ले लिया जाए। प्रशांत, क्या देख रहे हैं आप? ये काउंटर 2.5% नीचे क्लोज दिखा रहा है। जी अर्चना, अगर मैं MCX के चार्ट को देखूं, हम ऑलमोस्ट 1550 के लेवल पे आए हुए हैं और मुझे लग रहा है ये एक डिसेंट डिप है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। तो आज मैं वेट करूंगा और कल अगर ये यहाँ से 1565 फिर से क्रॉस कर दे 1565, तो मुझे लग रहा है ये बाय हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस होगा 1540। तो आज वेट कीजिए और कल 1565 पे ध्यान रखिए। अगर वो क्रॉस होता है 1540 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। टारगेट आपका होगा करीबन 1630 से लेकर 1625। ओके, तो यहाँ पर कमजोरी क्लियरली है तो, लेकिन अपॉर्चुनिटी टू बाय। गावा साहब, PNB कंसिडरिंग SBI, आपने शॉर्ट का प्रेफर्ड ट्रेड दिया है। PNB अब 3% टूट गया, ये भी बेच के जाएंगे अब? बिल्कुल बेचना चाहिए। ये यहाँ पर जो बार बना हुआ है PNB का, काफी कह सकते हैं कि घातक बार है। 51-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 48 पॉसिबल है, इसमें 48-49 पॉसिबल है। PNB 51 का स्टॉप लगा चले बस। आई मीन एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की फेवर में बेचना चाहिए। बैंकों में, PSU बैंकों में अच्छी खासी वीकनेस। एक बार निफ्टी PSU बैंक लेकर आइए जरा आप, और वो इंडेक्स जरा देखिए, क्या इंडेक्स सीधा 2% नीचे आज हर्षता। और आई थिंक यतिन भी उसके बारे में बात कर रहे थे, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। यहाँ पर सेलिंग ऑब्वियसली SBI ने लीड किया, लेकिन PNB, कैनरा बैंक, यहाँ पर भी वीकनेस। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एक अच्छा खासा वीकनेस दिखा रहा है। तो आज थोड़ी सी क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 43,400 सक्सेसफुली डिफेंड कर रहा है, तो शायद एक दिन और दे के देखते हैं इसको, कल का दिन दे के देखते हैं। लेकिन आज की क्लोज बहुत ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लोज ख़राब है। निफ्टी 18,685 पर, बैंक निफ्टी 43,428 पर। हालांकि मिड कैप्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अब नेगेटिव हो गया है। एडवांस डिक्लाइन की स्क्रीन एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, वो अब इस समय थोड़ी सी डिक्लाइंस के फेवर में जा रही है। मानस, एक बार फेडरल बैंक का चार्ट देखिए, इसने अंडर परफॉर्म किया है, वैसे भी तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया और अब डिक्लाइन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर कोई व्यू? देखिए नेगेटिव है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले पुट में बाय खरीदारी करने की राय दी है। तो फेडरल बैंक में बिकवाली अभी भी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 124 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 118 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर ट्रेड रहेगा कि पुट ऑप्शन में एक ट्रेड ले लें। 122 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 2 रुपए 35 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4 रुपए के टारगेट सेट करने हैं फेडरल बैंक के 122 के पुट ऑप्शन में। फेडरल बैंक का 122 का पुट ऑप्शन लेकर चले तो क्लियरली मंदी के ट्रेड्स अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो फाइनेंशियल्स की तरफ से ही ज़्यादा वीकनेस परसिस्ट करती हुई दिखाई दी है। इंडस टावर जैसा काउंटर जो थोड़ा सा अब लाइमलाइट में आ रहा था तेज़ी की तरफ, वहाँ पर हमने देखा है पोजीशंस क्लियरली कटती हुई। कैनफिन होम्स पर एक व्यू बनता है। रुचित, आपकी क्या स्थिति, क्या कैसे पढ़ रहे हैं इसको? 736 पर यहाँ पर भी हमने देखा है क्लियरली पोजीशंस मंदी की तरफ ही आई हैं, करीब 2% का नुकसान। पिछले 2-2.5 महीने में देखे तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है। लेकिन जैसे मूव हमने देखा है 540 से 740, 200 रुपए का मूव विदाउट एनी करेक्शन ये स्टॉक में आया है। तो मोमेंटम रीडिंग जैसे मूव के बाद काफी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। जनरली जब इतने ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं और मार्केट्स ऐसे थोड़े बहुत भी करेक्शन दिखाते हैं तो वो स्टॉक्स में अनवाइंडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब ब्रॉडर ट्रेंड चेंज नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि ओवरबॉट है तो थोड़ा पुल बैक मूव वापस से एक्सपेक्टेड है। और 680 से 700 का मेजर सपोर्ट रेंज है जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था। सो मे बी नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट टर्म में 680 की तरफ 680 से 700 की रेंज तक एक डिप मिल सकता है, जो आई थिंक बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से स्टॉक को खरीदारी करने के लिए।
ओके, टाटा केमिकल्स में आज अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप, 23% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, हीरो मोटो में शॉर्ट है, विप्रो में इस समय शॉर्ट बिल्डअप। ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप। आज अनवाइंडिंग हुई काफ़ी हद तक ओरेकल फाइनेंशियल में, 2 दिन अच्छी तेज़ी थी ओरेकल में, और आज यहाँ पर एक अच्छी खासी डिक्लाइन, और अनवाइंडिंग ऑल्सो कोफोज में भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग आपको विजिबल है। उसके अलावा प्रेशर और कहाँ पर इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में, GNFC ये स्टॉक एक बार जरा लेकर आइए। GNFC इनफैक्ट सुबह शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अब इस समय डे लो पर ये स्टॉक करीब 1.5% नीचे। उसके अलावा और कहाँ पर वीकनेस, रैमको सीमेंट, ACC, ये दोनों स्टॉक्स इस समय नीचे। लेकिन क्लियरली आज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो रहा वो फाइनेंशियल्स में, और ख़ास तौर से PSU बैंक्स में। SBI अब एकदम डे लो पर जाकर बंद हो रहा है, 567 इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर। गाबा सर, आपके टारगेट क्या आते हैं SBI में? पहले टारगेट थे अराउंड 560, फिर 555 भी पॉसिबल है। यस, 5 रुपए दूर। अब मेरे ख्याल में कल सुबह में ही आ जाएगा वो काउंटर, अगर ये इस लेवल पर अगर यही स्थिति और यही सेंटिमेंट जारी रहता है। जाते जाते हीरो मोटो कॉर्प में उस खबर के बाद हमने देखा एक अच्छा नॉक लगता हुआ, करीब 3.5% नीचे आ चुका है एक स्टॉक का। इस पर गावा साहब आपकी क्या व्यू रहेगी? अब 2830 के आसपास आज का क्लोज कैसे पड़ रहे हैं? यहाँ पर भी तो वीकनेस है, ये तो मानना पड़ेगा। हीरो मोटर्स में 2833 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नियर टर्म टारगेट है करीब 2775। यहाँ पर थोड़ा रिस्क एलिमेंट है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉप थोड़ा डीप होगा। अगर टाइट स्टॉप लगाना है तो 2860, लेकिन यस पॉसिबल है कि लो लेवल देखे हीरो मोटर्स में 2775। ओके, चलिए बिग वॉल पर जाएं, उससे पहले 2-3 ट्रेड्स और जरा मैप आउट कर लेते हैं। मिड कैप IT में एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी आपको करेक्शन विजिबल है। मानस, इन दोनों स्टॉक्स पर एक चार्ट चेक हो जाए, एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट। एम्फेसिस में स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस जरूर है। आई थिंक अभी करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड इसमें नहीं है। अगर बिकवाली करेंगे तो 330 रुपए के ऊपर करेंगे, करंट लेवल्स पे यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी है। एम्फेसिस बिकवाली कर सकते हैं एम्फेसिस में, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है, 1880 का लेवल ब्रीच हुआ है। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1900 के ऊपर के रहेंगे और एक पोजिशनल ट्रेड 1825 के आसपास का रहेगा। ओके, एम्फेसिस और वेल बहुत ज़्यादा वीकनेस है बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में। चलिए अब हर्षिता के पास चलते हैं बिग वॉल पर, और आज के इस खराब क्लोज को समझ लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो आज क्लियर कट ब्रेकडाउन था। हर्षिता, ओवर टू यू। यही इनफैक्ट एक सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा है इस पूरे मार्केट को नीचे खींचने में, वरना निफ्टी इतना कमजोर नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ा है निफ्टी बैंक की हालत और पतली होती हुई दिखाई दी, और हम 500-550 पॉइंट के नुकसान पर अब ये क्लोज आता देख रहे हैं। निफ्टी का हाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 18,794 तो 18,800 के खूब करीब गए हम, लेकिन वहां से बाजार टिक ही नहीं पाया, और आज का क्लोज लगभग 70 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट 670 तक का लो हमने देखा था स्क्रीन पर आते हुए, उसको किसी ना किसी तरीके से संभाल लिया है, वही एक पॉजिटिव है, वरना आज का दिन बिगड़ा हुआ है। निफ्टी IT में भी वीकनेस, करीब 183 अंकों तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। आधे % के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन इनफैक्ट PSU बैंकों को भी रेडार पर रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर हमने देखा था निफ्टी बैंक में कमजोरी रही, निफ्टी PSU बैंक जिसमें आपका SBI टूटने लगा आखिरी 1.5 घंटे में, कैनरा में दबाव था, PNB में दबाव था, ये कुछ पॉकेट्स थे जहां पर हमने देखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है, जहां से हमने देखा है क्लियरली वो ड्रैग आया। लेकिन सबसे बड़ा ड्रैगर जिसने इनफैक्ट पूरे मार्केट का मूड बिगाड़ा है आज, ICICI बैंक। पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बाकी स्टॉक्स को भी पढ़ लेंगे जो निजी सेक्टर के स्टॉक्स थे। ICICI बैंक देखिए 1.5% नीचे, इंडसइंड, HDFC बैंक, इनफैक्ट HDFC के लिए एक और सत्र जहां पर हमने देखा है फिर से 1600 के नीचे का ही क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक में दबाव। एक्सिस आज सबसे ज्यादा खबरों में यही था जहां पर बेन ने अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया और वो पॉजिटिव टेरिटरी में या फिर एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है 977 के लेवल्स के आसपास। कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में थे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा क्लियरली मिड कैप साइड पर डिफेंस काउंटर्स में थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। BDL पर हमारी नजरें थी। इनफैक्ट BDL पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और वहां पर बाय कॉल्स आए तो 2% ऊपर रहा ये काउंटर। आज हमने देखा ब्रोकरेजेस के रेडार पर
हॉस्पिटल काउंटर्स थे, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने फोर्टिस की बात की, अपोलो की बात की, मेदांता की बात की। अपोलो टॉप ट्रेड्स में शामिल है, आज करीब 3 से 4% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले। 4% का इजाफा फोर्टिस में देखने को मिला और मेदांता में हमने देखा ज़्यादा कुछ बदला नहीं, करीब आधे % के गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाई देगी कि किन दिग्गजों ने साथ दिया और किन्होंने निराश किया। तो क्योंकि हम आईटी की बात कर रहे थे तो विप्रो क्लियरली एक वीकर विकेट पर था। इन्फोसिस में हमने देखी है कमजोरी। टीसीएस तो ऑफकोर्स एक्स डिविडेंड हुआ है इसीलिए 3215 पर, और उसके बाद थोड़ी सी पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी है। लेकिन बैंकों में ही सबसे ज्यादा मार्काट, इंडसइंड, एसबीआई, कोटक जैसे स्टॉक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक लाइन से आपको सारे दिग्गज बैंक दिख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। और लास्ट 20 मिनटों में हीरो मोटोकॉर्प में जो डेवलपमेंट्स आ रही थी कि एमसीए जांच कर रहा है, वो स्टॉक टूटा। तो एट द बेल अपोलो टॉप ट्रेड्स में शामिल और फार्मा काउंटर्स में डीवीज, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी। जाते जाते हम लॉरस लैब की भी खबर देख रहे थे। तो आज का क्लोज आप देख रहे हैं 18680 पर जाकर दिन टिक रहा है, 75 अंकों की गिरावट। लेकिन निफ्टी बैंक के लिए एक बेहद कमजोर सत्र, एक्सपायरी के दिन जहां पर हमने देखा है 1.25% इसने गंवाया है। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला रहा उसमें किन स्टॉक्स में किस तरह के रिटर्न्स बने। तो ओरिएंट प्रो सबसे ज्यादा चला, वी-मार्ट रिटेल में हमने देखा तेजी, लेकिन मंदी की तरफ एचडीएफसी बैंक और केफिन, ये इनफैक्ट आशीष ने कुछ आइडेंटिफाई किए थे ट्रेड्स। नीरज के ट्रेड्स में डीसीडब्ल्यू, एसबीआई कमजोर थे, पीवीआर में तेजी, 3% के गेंस, और केआरबीएल में भी हमने देखा एक प्लांट कमीशन हुआ तो 1% तक का इजाफा दिखाई दिया। बिल्कुल, और ध्यान रखिए ज़िंदगी में 2 चीज़ें सर्टेन होती हैं, एक डेथ, एक टैक्सेस। आज एडवांस टैक्स जमा करने की लास्ट तारीख है, भूल मत जाइएगा 15 जून, क्योंकि वरना फिर पेनल्टी लगेगी। तो एडवांस टैक्स जमा कराइए अपना और मज़े से सोइए ताकि कोई टेंशन ना हो। कल हम फिर मिलेंगे ऑब्वियसली, और एक इस मिनी ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी में और एक ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी में कल किस तरीके के सौदे बनेंगे, क्या बाउंस बैक आएगा या एक फ्रेश इन ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हुई है, इसके शायद जवाब हमें कल मिलेंगे। तो कल जुड़ेंगे सुबह 7 बजे आपके साथ, ब्राइट एंड अर्ली। हर्षदा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।